वेदर यू पीपल कैन सी मी, क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? प्लीज कमेंट करो, क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? यस यस यस। क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? क्या मुझे आप सुन सकते हो? क्या आप मुझे देख सकते हो? क्या आप मुझे सुन सकते हो? यस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्तों। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आरसीडी का चैप्टर नंबर 6। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपकी कमेंट्स आने के बाद हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर आप मुझे सुन सकते हो सब लोग तो दो थम्स अप डाल दो कमेंट बॉक्स में, जस्ट दो थम्स अप डाल दो। अगर आप सब सुन सकते हो तो दो थम्स अप डाल दो। यस, ऑडिबल विजिबल दोनों है तो दो थम्स अप डाल दो, सिर्फ प्लीज दो थम्स अप डाल दो। ओके, थैंक यू वर्षा। फाइन। देखना पड़ेगा, देखो ये हार्ड वर्क भी करना पड़ता है अलग से। आई होप सब लोग है मेरे साथ, ये बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यस, जैसे स्क्रीन पर ये नोट्स आ जाएंगे। ये लम्मा भाई, yesterday ड्यू टू माय ऑफिशियल बर्थडे, साल में जो एक बार आता है, माय फैमिली ऑलवेज prohibits me from taking any lecture on that date. That is the reason I could not take the lecture. I already have communicated that on the Telegram channel, and that is the reason we are taking the lecture today. Yes, Yelamma. ओके दोस्तों, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में आपको ये समझना है। पहले मुझे बोलो, आरसीडी के जो पहले 5 चैप्टर्स के रिवीजन सीरीज आपको दी है, आई होप वो रिवीजन सीरीज का आपको फायदा मिल रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, ये रिवीजन सीरीज इसलिए प्लान किया है बिकॉज प्रोफेशनल में मैराथन काम नहीं करता है। लेवल ऑफ नॉलेज हर सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइज्ड है, और ये रिवीजन सीरीज में कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि आपको एक्सपर्टाइज्ड नॉलेज दो उन पर्टिकुलर प्रोविजंस का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, और उन फर्स्ट 5 चैप्टर के लेक्चर्स इंस्पायर के चैनल पर अवेलेबल है। आई होप वो आरसीडी के फर्स्ट 5 चैप्टर्स आप डेफिनेटली रिवीजन सीरीज देखकर उसका बेनिफिट उठाओगे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। चैप्टर नंबर 6 का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 दोस्तों आपको समझना है, ये चैप्टर जो एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टीज के ऊपर है। आपको ये समझना है इस चैप्टर में कौन से एक्ट्स है जिनका एडजुडिकेशन, हम कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टीज का पार्ट कवर किया गया। तो पहले मैं आपको बता दूं, बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जिन चैप्टर्स को लेकर, जिन पर्टिकुलर एक्ट्स को लेकर हमें पढ़ना है, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं। इस चैप्टर नंबर 6 में हमें जो एडजुडिकेशन का पार्ट सीखना है, जिसमें मैं कहूंगा एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का पार्ट जो सीखना है, उसमें हमें कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद सेबी एक्ट 1992, उसके बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, उसके बाद कॉफी पूसा कंजर्वेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, उसके बाद फीमा, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऐसे वो 6 डिफरेंट स्टैट्यूट्स है जिसको लेकर हमें एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स पढ़ने हैं। एक मिनट, जो 6 डिफरेंट स्टैट्यूट्स है, कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, कॉपी पोसा 1974, मैं लिख देता हूँ, फीमा 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो आपको ये समझना है, ये 6 डिफरेंट स्टैट्यूट्स है जिसको लेकर इस चैप्टर में 6 में आपको एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स पढ़ने हैं। अब आपको मैं बता दूं, इन 6 पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट 2013। यस, रिमेनिंग स्टैट्यूट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर नंबर 6 में सबसे वास्ट अगर कुछ है तो कंपनीज एक्ट 2013 है।
आज के इस रिवीजन सीरीज में मैं कोशिश करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट 2013 है वो आपको डिटेल में बताऊं। साथ ही साथ जो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने नए से अपडेट किए लेटेस्ट मॉडल में सेबी एक्ट के, वो केस स्टडीज डिस्कस करना। साथ ही साथ मैं आपके साथ कॉफी पोसा के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन से वो डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा फीमा के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको समझाऊंगा, और मनी एक्ट के भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के प्रोविजंस में कैसे सेबी और उन दोनों को एक साथ पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। आई होप सब लोगों को आइडिया आ गया। आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चैप्टर नंबर 6 के प्रोविजंस कंप्लीट करने की, बट कंपनीज एक्ट का पार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेबी के कुछ केस लॉज जो ऐड हुए उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और बाकी जितने भी एक्ट्स है उनका आपको बर्ड्स आई व्यू और ओवरव्यू दे दूंगा। सबको क्लियर है तो जेएमडी बोल दो, जय माता दी। हम सेशन की शुरुआत कर देते हैं। जय माता दी बोल दो, हम सेशन की शुरुआत कर देंगे। आपका जैसे जेएमडी आ जाएगा मैं सेशन की शुरुआत कर दूंगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगला 1 घंटा और 45 मिनट, अगला 1 घंटा 45 मिनट मैं चाहूंगा आप पूरा फोकस करो। ध्यान रखो ये चैप्टर नंबर 6 को जिस तरह से मैं कवर करूंगा, मैं गारंटी देता हूं आपने आज से पहले चैप्टर नंबर 6 को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, समझा नहीं होगा। सो ध्यान देना, ये जो नोट्स बनाया काफी मेहनत से बनाए हुए नोट्स है, तो आप इस नोट्स का भी सदुपयोग करोगे और इसका आप डेफिनेटली प्रिंट आउट निकालकर एग्जाम पर्सपेक्टिव यूज करोगे। सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर हम कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 कब आएगा, जब भी कंपनीज एक्ट के अंदर कोई नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो ये चैप्टर नंबर 6 को लेकर एडजुडिकेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आते हैं। नॉन कंप्लायंसेस को हम कहते हैं कंपनीज एक्ट में 3 तरीके से डील किया जाता है। एक, नॉन कंप्लायंसेस के लिए जुडिशियल अथॉरिटीज है, वो कंप्लायंसेस और वो नॉन कंप्लायंसेस जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब क्या, वो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, और ऐसे नॉन कंप्लायंसेस जो नॉन कंपाउंडेबल है, क्रिमिनल ऑफेंसेस है, इन नॉन कंप्लायंसेस को डील करने के लिए कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स है। इन नॉन कंप्लायंसेस को डील करने के लिए कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोर्ट है। मतलब आपको समझना है, जहां तक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का सवाल है जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस है, उनको लेकर एडजुडिकेशन कौन से कोर्ट में होगा, स्पेशल कोर्ट में होगा। बट जो नॉन कंप्लायंसेस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, मतलब कौन से, जहां पर सिर्फ फाइन लगेगा, या जहां पर हम कहते हैं फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, या जहां पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है, मतलब जहां पर भी इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल है, वो नॉन कंप्लायंसेस जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है सीबी इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट में, और साथ ही साथ जुडिशियल अथॉरिटीज डील करेंगे। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में हम कहते हैं रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और एनसीएलटी, ये डील करेंगे जहां तक कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का सवाल है। तो आपको समझना है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, अगर वो नॉन कंप्लायंसेस एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को लेकर है तो उसका एडजुडिकेशन स्पेशल कोर्ट में होगा। जनरली वो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, और जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उनका भी एडजुडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव और कम जुडिशियल अथॉरिटीज के पास होगा, दैट इज एनसीएलटी, एनसीएलटी और रीजनल डायरेक्टर। बट जो हम कहते हैं सिविल ऑफेंसेस है, जहां पर पेनल्टीज है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर वहां पर नॉन कंप्लायंसेस के लिए पेनल्टीज है, और वो पेनल्टीज के अंदर हम कहते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया है। ऐसे पेनल्टीज जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं आते, उनका एडजुडिकेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डिलीट किया हुआ है आरओसी के पास, एंड आरओसी के पास अपील में जा सकते हैं विद द रीजनल डायरेक्टर। तो यू कैन अंडरस्टैंड रीजनल डायरेक्टर का यहाँ पे 2 जगह पे रोल है, वन इज अंडर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड वन इज अंडर सिविल ऑफेंसेस, जिसमें हम कहते हैं एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स विद द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। आरओसी के ऑर्डर के अगेंस्ट यू कैन गो इन अपील टू द रीजनल डायरेक्टर, जो भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडिया सबको समझ में आना चाहिए। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड ऑफेंसेस व्हिच आर लायबल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, दैट इज द सिविल ऑफेंसेस। ये आपको समझना है। अगर आपको ये चीज क्लियर है
कंपनीज एक्ट के अंदर, तो एक थम्स अप करो। मैं इस कंपनीज एक्ट का एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करता हूं। जो मैंने अभी समझा है उसको लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। आई वेट फॉर 30 सेकंड्स। देखो शुरू में थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने के लिए मैं थोड़ा स्लोली जाऊंगा, बट जैसे आप मेरे साथ अकस्टम्ड हो जाओगे हम लोग मस्त बेकी हमारे इस जर्नी को स्टार्ट कर देंगे। तो यस, जुडिशियल अथॉरिटीज, क्रिमिनल ऑफेंसेस में स्पेशल कोर्ट, सबको आइडिया आना चाहिए। अंडर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इट इज एनसीएलटी, एनसीएलटी एंड रीजनल डायरेक्टर, और पेनल्टीज के केस में इट इज द आरओसी एंड द रीजनल डायरेक्टर। अगर क्लियर है तो एक थम्स अप कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों यहां पर जो मैं आया हूं इस चैप्टर की शुरुआत में, अभी कंपनीज एक्ट को लेकर मैं तुरंत आप सबकी नजर यहां पे लेके जाऊंगा। ध्यान रखना ये सेशन एक्सपर्टाइज्ड टच के लिए, जो आपको पहले ही पार्ट से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपके मॉड्यूल में भी आईसीएसआई के जैसे कंपनीज एक्ट के एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले सेक्शन 454 ए का रेफरेंस दिया है। 454 ए पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। स्टूडेंट्स ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बिकॉज 454 ए हैज बीन एडेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अब 454 ए क्या कहता है? 454 ये कहता है कि भैया अगर कोई पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट, मतलब क्या, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, द लॉ सेज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी, पहली बार नॉन कंप्लायंस होने पर जो पेनल्टी लगा था अंडर सिविल ऑफेंस, उस पेनल्टी लगने के विद इन 3 इयर्स अगर फिर से सेम तरह का कॉन्ट्रवेंशन होता है विद इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो ऐसे केस में वो रिपीटेड डिफॉल्ट माना जाएगा, और वो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है या रीजनल डायरेक्टर है, वो इस पर्सन को जिसने पहली बार वो कॉन्ट्रवेंशन किया था, पहली बार जो पेनल्टी लगा था, अब सेकेंड डिफॉल्ट पर पेनल्टी का अमाउंट ट्वाइस इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर द अर्लियर डिफॉल्ट, मतलब पहली बार डिफॉल्ट में जो पेनल्टी लगा था उसका ट्वाइस डिफॉल्ट लगेगा। ये 454 ये कहता है। बट ये किसको लेविएबल है पेनल्टी? इट इज लेविएबल ऑन द कंपनी और एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी और एनी अदर पर्सन। दोस्तों आपको ये समझना है 454 ए इसलिए खास है बिकॉज यहां पर जो कॉन्ट्रवेंशन हुआ है कंपनी एक्ट का, उसके लिए सिर्फ कंपनी और ऑफिसर कंपनी के लायबल नहीं है, एनी अदर पर्सन में हम कहते हैं ही कैन बी ए इंटरमीडिएरी, दैट इज अ वी कैन से अ ब्रोकर और अ प्रोफेशनल और एन एक्सपर्ट, जिसके रिपोर्ट में हम कह सकते हैं गड़बड़ है, प्रोस्पेक्टस के अंदर मिसस्टेटमेंट है, तो उस केस में वो मिसस्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट के रिपोर्ट के कारण है तो एक्सपर्ट को लायबल करना है। तो एक्सपर्ट इज एन आउटसाइडर, ही इज नॉट अ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इज नॉट अ कंपनी, बट एक्सपर्ट ने अगर गलती की थी पहली बार और उसके बाद दोबारा 3 साल के अंदर सेम गलती की है, तो एक्सपर्ट को जो पेनल्टी होगी इस केस में 454 में ट्वाइस होगी। कंपनी और कंपनी के ऑफिसर डिफॉल्ट पर भी हम कैसे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। सर ये तो खास बात क्या है इसमें? ये तो हमें भी पता है, ये आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता है 454 ए को किसके साथ कंपेयर करना है, जहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और एग्जाम में यहां पर स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है। कोई है जो मुझे बोलेगा 454 ए सेक्शन का कंपैरिजन कौन से सेक्शन के साथ होता है? जब मैं आपको बोलूंगा आप बोलोगे इसे धत तेरी की क्या मजा है, बहुत बारी 454 ए ये सिंपल लगता है, बट एग्जाम में आपको इसको लेकर बूमरैंग क्वेश्चन आता है। कोई है जो मुझे बोलेगा 454 ए का कंपैरिजन कौन से सेक्शन के साथ होता है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, 30 सेकंड्स। किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मैं दे दूंगा आंसर, डोंट वरी, सब कुछ आपको दिए हुए नोट्स के अंदर प्रोवाइडेड है। अगर नहीं पता है तो मुझे बोल दो, आप बोलो ए बी मतलब आप बोलो, आप कमेंट बॉक्स में डालो सर आप बोलो मतलब ए बी या एस ए बी, सर आप बोलो। और यही आपको सीखना है, यही आपको समझना है ना। मेघना बेटा रॉन्ग, 441 के साथ नहीं होता है। देखो ये गलती अक्सर होती है स्टूडेंट्स की। इस चैप्टर में उन्होंने 454 ए एंड 441 का हम कह सकते हैं डिफरेंस दी है, डिफरेंस। मैं कह रहा हूं 454 ए को किसके साथ रिलेट किया जाता है, यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं, यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है अरे इस चैप्टर में 441 और 454 ए के बारे में दिया है तो 441 बोल देंगे। द आंसर इज नो। 454 ए जो पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट है दोस्तों, यस
पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट है, आपको दिए हुए नोट्स के ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको पेज नंबर 11 पर आप देखो, मैंने वो कंपैरिजन दिया है पेज नंबर 11 पर 454A एंड 451 में। 451 इज वी से पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट। ध्यान रखना 451 ऑलरेडी था, 454A को बाद में ऐड किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, इसलिए 454A कहता है। 454A क्या है? इट इज पेनल्टी, इट इज पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों ये आपको समझना है, इसलिए आप ये कैप्सूल सीरीज अटेंड कर लो। वी नॉट डूइंग अ मैराथन ओवर हियर। 454 कहता है पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट एंड 451 कहता है पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट। दोनों में क्या फर्क है पहले वो समझो। 454A जो हमने अभी पढ़ा है, जैसे कि मैंने कहा था 454A में जो भी पेनल्टी होती है वो एक सिविल ऑफेंस के तहत होती है, और वो पेनल्टी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या रीजनल डायरेक्टर लगाता है। खास बात यह है 454A के अंदर जो पेनल्टी जिस पर लगती है वो कंपनी है, कंपनी का ऑफिसर है या एनी अदर पर्सन है। 454A का एम्बिट वाइडर है जिसमें कंपनी और कंपनी के ऑफिसर के अलावा एनी अदर पर्सन भी कवर्ड है, सिविल ऑफेंस के तहत है, और वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या रीजनल डायरेक्टर लगाएगा। कंपाउंडेबल है, पेनल्टी का अमाउंट डेफिनेटली ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेविड, उतना ही होगा। एंड पेनल्टीज सीआरआई का रिवीजन नहीं होगा नरेश भाई, मैंने पहले बताया सीआरआई के सिर्फ अमेंडमेंट्स होंगे, ऑलरेडी इट हैज बीन अनाउंस्ड। अभी क्या हो रहा है, मैं आरसीडी का रिवीजन ले रहा हूं नरेश भाई और तुम सीआरआई के बारे में पूछ रहे हो, क्या ये उचित जगह है बेटा? मैंने ऑलरेडी, तुम अगर पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं डे 1 से, तो मैंने बताया है कि मेरा आरसीडी भी है, गवर्नेंस भी है, सीआरआई के सिर्फ अमेंडमेंट्स होंगे। डू यू वांट मी एनीथिंग टू डिस्कस फर्दर बेटा? ऑलरेडी हैज बीन अनाउंस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स क्लियरली। हाँ, सीआरआई को लेकर आपको किस तरह से और हेल्प कर सकता हूं ये जरूर मैं करूंगा। सीआरआई को लेकर मैं जितने भी मेरे रिवीजन लेक्चर्स है पुराने, वो रिवीजन लेक्चर्स में अपलोड कर सकता हूं, इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूं। अगर तुम कहो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो बेस्ट रिवीजन लेक्चर्स है वो मैं तुम्हें डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा के दे सकता हूँ। नरेश भाई अब तुम्हारा कमेंट आने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ आरसीडी का चैप्टर 6 और नरेश भाई आ रहे सीआरआई के रिवीजन को लेकर। यस नरेश भाई। देखो ऐसे नहीं होता है, ऑलरेडी आई हैव मेंशन। एक काम करते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो दोस्तों, अगर आप आरसीडी के सेशन में किसी और सब्जेक्ट के बारे में क्वेरी डालोगे तो बेटा इट मींस देयर हैज गॉट नो मीनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ये सिंपल हो रहा है। ओके, सो ऑन योर रिक्वेस्ट डेफिनेटली आई एंश्योर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ सीआरआई जो कि मेरे पास्ट रिवीजन लेक्चर्स में मैंने लिए हैं वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर लिंक अपलोड करूं अलॉन्ग विथ नोट्स। चलेगा? अगर चलेगा तो इस बार कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो तो हम आगे स्टार्ट कर देते। इंस्पायर के चैनल पर भी मैं अवेलेबल कर दूंगा ये सबके लिए। ओके तो दोस्तों 454A को लेकर जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम 451 के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, 451 इज पनिशमेंट whereas 454A इज फॉर पेनल्टीज। मतलब 451 ये जनरली क्रिमिनल ऑफेंस के लिए होता है और 451 में जो पनिशमेंट है वो स्पेशल कोर्ट, आरओसी, एनसीएलटी या रीजनल डायरेक्टर कोई भी लगा सकता है। और एक पॉइंट, 451 इज ओनली ऑन कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी है। 454A में कंपनी और कंपनी के ऑफिसर के अलावा एनी अदर पर्सन है।
मुझे ईमानदारी से बोलना, क्या आपने इस तरह का रिलेटिव कंपैरिजन किया है क्या 454A एंड 451 में आज से पहले? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, योर आरसीडी वाज इन द राइट हैंड्स। और अगर नहीं किया तो मैं बता दूं, इसको लेकर आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली 451 में जो पनिशमेंट है क्रिमिनल ऑफेंसेस में, कुछ कंपाउंडेबल होगा, कुछ नॉन कंपाउंडेबल होगा। कैसे? जिन क्रिमिनल ऑफेंसेस में फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है, वो कंपाउंडेबल होगा। और जहां पे इम्प्रिजनमेंट है या जहां पे फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है, वो नॉन कंपाउंडेबल होगा। आई विल से रिमेनिंग पॉइंट नंबर 3 and 4 is same. So the difference between 454A and 451 you have to understand is the first point जहां पे any other person covered है, and I'll say then the third point जो 454 is generally compoundable होता है। second point जहां पर 454A में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या रीजनल डायरेक्टर डालेगा, एंड 451 के अंदर हम कहते हैं इट इज स्पेशल कोर्ट, आरओसी, एनसीएलटी और रीजनल डायरेक्टर। दोस्तों इसलिए ये कैप्सूल सीरीज लिया है। आई होप इट इज क्लियर। मैंने तुरंत पेज नंबर 3 ऑफ आवर नोट से पेज नंबर 11 पर छलांग मारकर आपको बता दिया। अगर एग्जाम में दोस्तों स्टूडेंट्स गलती कहां पे करते हैं, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए मैं बताऊं, क्वेश्चन आता है राइट प्रोविजंस ऑन पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट स्टूडेंट 454A लिख कर आते हैं, जो कि गलत है। पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट में 451 है, एंड पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट में 454A है। यू अंडरस्टूड डिफरेंस पनिशमेंट एंड पेनल्टीज का? दिस इज एक्सपर्टाइज्ड टच यू हैव टू गिव इन दिस चैप्टर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो वहां पर दिया है, डज डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस अट्रैक्ट एनी पेनल्टी? भैया जिस पेनल्टी की हम बात कर रहे हैं 454A में, या फिर हम कहते हैं जो सिविल पेनल्टीज है या सिविल ऑफेंसेस है, उनके अंदर सिर्फ पेनल्टी लगती है क्या? जो सिविल डिफॉल्ट्स है कंपनी के अंदर, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं आते, जो सिविल डिफॉल्ट्स है, तो उनमें सिर्फ पेनल्टी लगती है क्या? ये भी आपको समझना है कि सिविल डिफॉल्ट्स के लिए कंपनी में सिर्फ पेनल्टी नहीं लगती है। अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी, in addition to the penalties for civil defaults there is some extra civil liability। civil liability जो कि अक्सर आपने पढ़ा है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, जब मिसस्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस होता है तो कंपनी के ऊपर सिविल लायबिलिटी आती है। कंपनी हैज टू मेक गुड द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्शन और ओमिशन। इसलिए हम यहां पर कहते हैं सिविल लायबिलिटी अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी, सिविल लायबिलिटी भी आएगा, जिसमें पेनल्टी तो डेफिनेटली कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के पास जमा होगा, बट जो सिविल लायबिलिटी आएगा वो एग्रीड पर्सन जिसका नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने की बात आएगी। तो अंडर सिविल डिफॉल्ट क्या सिर्फ पेनल्टी आता है क्या? आपको कहना नहीं, अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी सिविल लायबिलिटी आता है, और सिविल लायबिलिटी के अलावा और भी प्रोविजंस है जहां पर रेस्ट्रिक्शंस, इनएलिजिबिलिटी और विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स होता है। मतलब कंपनीज एक्ट में फॉर सिविल डिफॉल्ट्स पेनल्टीज के अलावा सिविल लायबिलिटी है, और उसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस, इनएलिजिबिलिटी और विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स है। कैसे? उसका एग्जांपल भी वहां पर दिया है। आप देखोगे तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए इन योर ओनली सर, हाँ, डज डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस अट्रैक्ट ओनली आना चाहिए था, करेक्ट, दैट इज ओनली पेनल्टी, दैट इज द टाइपिंग एरर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अट्रैक्ट ओनली पेनल्टी, सिर्फ पेनल्टी नहीं है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शंस, इनएलिजिबिलिटी और विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स क्या है? तो हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस में आपने ये पढ़ा होगा कि भैया अगर कंपनी, प्राइवेट कंपनी से एग्जम्पशंस विड्रॉ हो जाएंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी इनएलिजिबल हो जाएगी, कॉल डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई होंगे, कंपनी विल बी क्लासिफाइड एज ए इनएक्टिव कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर नॉन कंप्लायंसेस के लिए कंपनी इनएक्टिव भी बन सकती है, डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कंपनी को बायबैक ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं है, और हम कहते हैं कंपनी से बेनिफिट्स विड्रॉ किए जाएंगे। ये आपको समझना है। तो सिविल डिफॉल्ट अपार्ट फ्रॉम पेनल्टीज इट इज सिविल लायबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस, इनएलिजिबिलिटी और विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स। बढ़ते आगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया मैनर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। भाई ये जो पेनल्टीज है जो सर ने कहा है, अब ये भी पेनल्टीज जनरली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगाता है और कुछ केसेस में रीजनल डायरेक्टर लगाता है। यहां पर आपको समझना है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है। आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। 454 में एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जनरली कौन होता है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। 454 में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपका कमेंट आने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ये 454 आपको बता दूंगा। हु इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर
फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज अंडर सेक्शन 454। जनरली बता रहा हूं मैं, जनरली। यस, आरओसी होता है तो आपको समझना है under 454 the adjudicating officer ROC has been appointed by the central government. Central government has appointed the ROC as the adjudicating officer, और ये जो ROC होता है ना adjudicating officer, उस नॉन कंप्लायंस के लिए कंपनी पर पेनल्टी लेवी करेगा, साथ ही साथ कंपनी को उस नॉन कंप्लायंसेस को और उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए बोल देगा। किसी भी कंपनी पर 454 के तहत एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स के तहत पेनल्टी लगाने से पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब आरओसी कंपनी को एक रीजनेबल अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देगा। रीजनेबल अपॉजिटिव बीइंग हर्ड कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट को देने के बाद ही पेनल्टी लगाएगा। अगर जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का फैसला है, ऑर्डर है पेनल्टी का, उस ऑर्डर से अगर कोई पर्सन एग्रीड है तो वो उस ऑर्डर के आने के 60 दिनों के भीतर विद इन 60 डेज रीजनल डायरेक्टर के पास जाकर अपील कर सकता है कि भैया मैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब आरओसी के ऑर्डर से खुश नहीं हूं। रीजनल डायरेक्टर के पास अपील आने के बाद रीजनल डायरेक्टर उस अपील को दोनों पार्टीज को अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देने के बाद मतलब आरओसी को एंड पार्टी इन अपील दोनों को अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देने के बाद एक तो आरओसी के उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। खास बात आपको समझना है, रीजनल डायरेक्टर का जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, उसको लेकर फर्दर अपील नहीं होता है। मतलब एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स में सिर्फ दो ही स्टेप्स है, फर्स्ट इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दैट इज द आरओसी, और उसके बाद अपील विद इन 60 डेज टू द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर का जो फैसला आएगा उसमें जो भी पेनल्टी का अमाउंट फिक्स किया जाएगा कंपनी को उसको 90 डेज में देना है। कंपनी के ऑफिसर डिफॉल्ट को भी 90 डेज के भीतर देना है ऑर्डर आने के। अगर नहीं दिया 90 डेज के भीतर वो पेनल्टी तो देना है, उसके अलावा उस कंपनी पर ऑफिसर डिफॉल्ट पर रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर दिए हुए समय में कंप्लाई ना करने के लिए फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का कंपनी पर, ऑफिस एंड डिफॉल्ट पर 25,000 से 1 लाख तक का, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और बोथ। यहां पर हमारा एडजुडिकेशन का प्रोसीजर सेक्शन 454 कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। बढ़ते आगे, ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट। ये आपको समझना है कंपनीज एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस है वो कैसे अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, ये इस टेबल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है, ध्यान रखना आप सबने पढ़ा है एसएफआईओ। एसएफआईओ के तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है बोलो? रिसेंटली जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था रिवीजन सीरीज में, चैप्टर नंबर 5, उसमें इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में एसएफआई के प्रोविजंस हमने पढ़े थे, जिसमें एसएफआई के अंदर जो भी ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल मतलब द पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। जनरली कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होते हैं एक्सेप्ट एसएफआई। तो इसलिए आपको समझना है कंपनीज एक्ट सेक्शन 439 कहता है जितने भी ऑफेंसेस कंपनीज एक्ट के अंदर हुए हैं मेंशन्ड है वो जनरली नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। मतलब उस नॉन कॉग्निजेबल मतलब पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट लगेगा और उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट एसएफआई ऑफेंसेस। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफरेंस है ऑफ ऑल द ऑफेंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उन्होंने जो दिया है हु कैन अप्लाई टू द कोर्ट अगेंस्ट कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो भैया ये जो भी कंपनीज एक्ट के तहत ऑफेंस होता है उस ऑफेंस के अगेंस्ट हम कहते हैं कंपनी के उस ऑफेंस के लिए कोर्ट में कौन अप्लाई कर सकता है? तो भैया कंप्लेंट जो करेगा डेफिनेटली कोर्ट के अंदर दैट इज ट्रिब्यूनल के पास, वो एक तो आरओसी करेगा अंडर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, आरओसी खुद एक्शन लेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी करेंगे, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीबी करेगा। सर आपने शेयर होल्डर्स और मेंबर्स दोनों लिखा है, क्यों? बिकॉज आपको समझना है यहां पर जो गारंटी कंपनीज होती है, गारंटी कंपनीज, वहां पर शेयर होल्डर्स नहीं होते, वहां पर मेंबर्स होते हैं। तो इट कैन बी आइदर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। शेयर होल्डर्स में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएंगे। सो ये 5 तरह के लोग हैं जो कंप्लेंट कर सकते हैं कंपनी के उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए। अच्छा, जो ऑफेंसेस मैंने बताया था कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, वैसे ही ऑफेंसेस को फर्दर कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में। और यहां पर हम कहते हैं वन इज सिविल डिफॉल्ट्स, second is criminal defaults and third is offenses where act is silent। ये थर्ड कैटेगरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझना है। स्टूडेंट्स को जनरली ये पता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कॉन्ट्रावेंशंस है वो एक तो सिविल में आएंगे या क्रिमिनल में आएंगे। द लॉस एक और कैटेगरी है जो कोई ऑफेंस नाइदर सिविल में मेंशन्ड है क्रिमिनल में मेंशन्ड है, वो सेक्शन 450 के अंदर आएगा। हम देखते हैं जो सिविल डिफॉल्ट्स है एंटायर कंपनीज एक्ट में ऐसे लिस्ट ऑफ 35 इंस्टेंसेस दिए ऑफ नॉन कंप्लायंसेस लायबल फॉर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ पेनल्टीज है, सिविल लायबिलिटीज है, रेस्ट्रिक्शंस, इनएलिजिबिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स है। मतलब कंपनीज एक्ट
के अंदर जो भी कॉन्ट्रावेंशन है उसमें सिविल डिफॉल्ट सिर्फ 35 है। मतलब मैक्सिमम जो ऑफेंसेस है कंपनीज एक्ट के अंदर वो कौन से कैटेगरी में डाली गई, क्रिमिनल डिफॉल्ट में डाले गए। तो हम कहते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है वो जनरली क्रिमिनल डिफॉल्ट माने जाते हैं, जहां पर ऑफेंसेस पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ओनली है। आपको समझना है स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं, अच्छा जहां पर फाइन है या जहां पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट है वो सिविल डिफॉल्ट है, नहीं। लिस्ट ऑफ 35 ऑफेंसेस दिए है, मैंने भी आपके नोट्स में यहां पर दिए हुए हैं, आप मॉडल में भी देख सकते हो। ओनली दोज लिस्ट ऑफ 35 ऑफेंसेस जो मेंशन किए उनको सिविल डिफॉल्ट माना गया। अच्छा सर कौन से ऑफेंसेस को सिविल डिफॉल्ट माना गया, वो 35 ऑफेंसेस, उसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस है वो क्रिमिनल डिफॉल्ट है। और ये जो क्रिमिनल डिफॉल्ट वाले ऑफेंसेस है इसमें जो पहले दो क्रिमिनल डिफॉल्ट है वो कंपाउंडेबल माने जाएंगे, और जो आखिरी के तीन है, सॉरी पहले तीन जो है वो कंपाउंडेबल होंगे और आखिरी के जो दो है वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे। पहले तीन कंपाउंडेबल होंगे और ये आखिरी के दो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आएंगे। मतलब क्रिमिनल डिफॉल्ट्स भी फर्दर कैटेगराइज्ड है इनटू कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं, इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको कहा है वो क्रिमिनल डिफॉल्ट्स जो नॉन कंपाउंडेबल है वो कौन कहां किसके कौन ट्राई करेगा, और वो क्रिमिनल डिफॉल्ट जो कंपाउंडेबल है वो किसके पास जाएंगे। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपका कमेंट आने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वो क्रिमिनल डिफॉल्ट्स जो कंपाउंडेबल है उसके अगेंस्ट कौन है वो जुडिशियल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो एक्शन लेगा, और वो क्रिमिनल डिफॉल्ट जो नॉन कंपाउंडेबल है उसके अगेंस्ट कौन एक्शन लेगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस, जो नॉन कंपाउंडेबल है उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स है, और जो कंपाउंडेबल है उसके लिए आप सबको पता है एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है एंड रीजनल डायरेक्टर है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए। यस, रीजनल डायरेक्टर एंड ट्रिब्यूनल, करेक्ट, रीजनल डायरेक्टर एंड ट्रिब्यूनल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो भैया जो ऑफेंसेस है अंडर कंपनीज एक्ट, एक तो सर ने कैटेगराइज किया कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल, फिर सर ने कहा नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, फिर सर ने कहा ऑफेंस कैटेगराइज टू सिविल डिफॉल्ट, क्रिमिनल डिफॉल्ट। सिविल डिफॉल्ट के बारे में बताया ओनली 35 ऑफेंसेस आर सिविल डिफॉल्ट, बाकी सारे क्रिमिनल डिफॉल्ट में आएंगे। बट अगर कोई ऑफेंस है कंपनीज एक्ट में वो साइलेंट है, वो ये बता ही नहीं रहा है वो सिविल डिफॉल्ट है या क्रिमिनल डिफॉल्ट है। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे पता चलेगा कि वो ऑफेंस सिविल डिफॉल्ट है कि क्रिमिनल डिफॉल्ट है, ये भी एक सवाल आना चाहिए। कोई है जो मुझे बताएगा कैसे पता चलेगा कि वो सिविल डिफॉल्ट है या क्रिमिनल डिफॉल्ट है? एनीवन? मैं दावे के साथ कहता हूं आपने इस तरह से सोचे नहीं होगा, अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। कोई बताएगा सर कैसे पता चलेगा ये सिविल डिफॉल्ट है और ये कैसे पता चलेगा वो क्रिमिनल डिफॉल्ट है? एक वर्ड है जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बता देगा वो सिविल डिफॉल्ट में आता है कि क्रिमिनल डिफॉल्ट में आता है। वो कौन सा वर्ड है जो आपको बताएगा कि सिविल डिफॉल्ट है, और वो कौन सा वर्ड है जो बताएगा कि क्रिमिनल डिफॉल्ट है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नहीं अभिषेक, नहीं मेंस रिया, नहीं दोस्त, कंपनीज एक्ट की हम बात करें। जब कोई सेक्शन तुम पढ़ोगे वो सेक्शन को पढ़ते वक्त थोड़ी तुम्हें मेंस रिया देखेगा। मेंस रिया तो वो कोर्ट के अंदर जो हम कहते हैं जज है वो देखेगा। भैया पहले वो सिविल कैटेगरी में आएगा या क्रिमिनल कैटेगरी में? एग्जैक्टली उल्टा बोला है योगिता तुमने। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको समझना है सिविल डिफॉल्ट जो होंगे ना उनके आगे सिविल डिफॉल्ट्स के जो भी कॉन्ट्रावेंशन है कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है जिनका कॉन्ट्रावेंशन होने पर जहां पर सिविल डिफॉल्ट्स है वहां पर लिखा जाएगा पेनल्टी, और जो भी क्रिमिनल डिफॉल्ट्स है वहां पे लिखा था पनिशमेंट, पनिशमेंट अप टू ₹1000 फॉर ईच डे। पनिशमेंट कहा तो क्रिमिनल है और पेनल्टी कहा तो सिविल है। समझा है तो ठोको ताली। सिविल डिफॉल्ट्स के लिए पेनल्टी है और क्रिमिनल डिफॉल्ट्स के लिए पनिशमेंट है। मतलब कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस है वो पढ़ते वक्त आपको आज ये समझ में आ गया कि भैया सेक्शन के अंदर अगर पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है तो वो सिविल नेचर का डिफॉल्ट है, और पनिशमेंट वर्ड यूज हुआ है तो क्रिमिनल नेचर का डिफॉल्ट है। क्लियर है तो ठोको ताली।
फिर वो कैटेगरी के ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस वर द एक्ट इज साइलेंट, मतलब जहां पर मेंशन ही नहीं है, कॉन्टामिनेशन होने पर सिविल पनिशमेंट है या पेनल्टी है, मेंशन नहीं है, बट कॉन्टामिनेशन हुआ है, वहां पर हम कहते हैं सेक्शन 450 की पिक्चर में आएगा, जहां पे वेयर द एक्ट इज साइलेंट, और वहां पे फाइन अप टू ₹10,000 एंड कंटिन्यूस कॉन्टामिनेशन हुआ तो फर्दर फाइन ऑफ ₹1,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। इसको लेकर भी एग्जाम में केस स्टडी आ सकती है फॉर 3 मार्क्स कि भैया एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है कंपनीज एक्ट में और उसको पता ही नहीं है वो सिविल है कि क्रिमिनल है, बोलो इस केस में क्या उसे पनिशमेंट किया जाएगा? आपको कहना है यस करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 450 वेयर द ऑफेंसेस वेयर द एक्ट इज साइलेंट, 450 आएगा। दोस्तों इस पेज पर ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मुझे काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो डिस्कस करने आप सबने पढ़ा है। अगेन पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट में फ्रॉड का पनिशमेंट होगा अंडर 447, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, गलत एविडेंस देने पर अगर कोई पर्सन जानबूझकर ही कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 3 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 7 इयर्स एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज, ये भी वहां पर दिया हुआ है 449 में। गलत यूज किया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए पनिशमेंट दिया है। मैं यहां पर आना चाहता हूं जुडिशियल स्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। दोस्तों आप सबको पता है गवर्नमेंट ने जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया? फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये स्पेशल कोर्ट्स को डेजिग्नेटेड एरिया के लिए क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये जो स्पेशल कोर्ट्स है, आपको मैं बता दूं स्पेशल कोर्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। स्पेशल कोर्ट्स में जहां पर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग इंप्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स एंड अबव है, जिस ऑफेंस के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, वो कौन से स्पेशल कोर्ट में डिस्कस होता है? सिंगल जज, होल्डिंग ऑफिसर, सेशन जज और एडिशनल जज। इसके अलावा कोई और ऑफेंस है जो नॉन कंपाउंडेबल है, क्रिमिनल नेचर का है, नॉन कंपाउंडेबल है, वो कौन से स्पेशल कोर्ट में जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मतलब वो ऑफेंस है जहां पर इंप्रिजनमेंट 2 साल से कम है, 6 महीना या 1 साल की सजा है, वो कौन से स्पेशल कोर्ट में डील होगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये आपको समझना है। इसके बाद 450 no amendment, 450 is a provision which has been already been introduced, 450 provision has already been introduced। दोस्तों यहां पर हम ऑफेंसेस, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज बी विथ मी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, थोड़ा पेशेंस रखो। क्या हो जाता आप अगर यहाँ पर कमेंट कर दोगे ना तो मुझे वो एक्सप्लेन करते हो, आपका कमेंट पढ़कर वहां पे हम घुस जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मेरे साथ रहना है, मेरी बातें पहले समझ लो और अंत में आपको अगर कोई क्वेरी है तो लिख लो, एंड में आप मुझे पूछ लेना, वी कैन हैव अ डिस्कशन 1 to 1। बीच में वो लिंक और मोमेंटम ब्रेक कर देगा, यस और नो? तो भैया हम यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के कैटेगरीज देखे, फिर आपने ये भी पढ़ा है कि स्पेशल कोर्ट के अंदर समरी ट्रायल भी हो सकता है, खास करके वो ऑफेंसेस जिनमें 3 साल से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट नहीं होता है, उसको लेकर स्पेशल कोर्ट समरी वे में ट्रायल कर सकता है। और जब समरी वे में ट्रायल होगा उस केस में जो इंप्रिजनमेंट है स्पेशल कोर्ट जो लगाएगा गिल्टी पाए जाने पर, वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा। बट अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि जो समरी ट्रायल के अंदर केस है उसमें 1 साल से ज्यादा की सजा सुनानी है, तो स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल से हटाकर उस कोर्ट को, उस पर्टिकुलर केस को फिर से रेगुलर ट्रायल में लेके जाएगा, उस केस को फिर से रेगुलर ट्रायल में लेके जाएगा। ये पार्ट आपको भूलना नहीं है, जुडिशियल स्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। अगर क्लियर है तो 2 थम्स अप करो। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में जो भी हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को लेकर। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। स्पेशल कोर्ट का ये पार्ट पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में। जैसे आपका कमेंट आएगा 2 थम्स अप आएगा, मैं आगे बढ़ूंगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में। ये पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस को लेकर। इसका जो नोट वगैरह दिया है वो सब हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली समझेंगे। ओके, अब हम आते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में सेक्शन 441 के अंदर, अभिषेक तुम्हारे सवाल का, तुम्हारे कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा बेटा बाद में, आई शो यू, डोंट वरी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में आता है सेक्शन 441 में, जो कहता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है तो उस केस में हम कहते हैं मैक्सिमम फाइन जहां पर 25 लाख है वो रीजनल एक्ट करेगा, और अदर केसेस में एनसीएलटी करेगा। तो अदर केसेस कौन से होंगे भी? अदर केसेस में हम कहेंगे जहां पर फाइन मोर देन 25 लाख है, या जहां पर फाइन और इंप्रिजनमेंट है, या जहां पर फाइन
और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है। ऐसे वो तीन कैटेगरी के अदर ऑफेंसेस है कंपाउंडेबल में, मतलब जहां पे फाइन 25 लाख तक का है ओरिजिनल एक्ट, और अदर केसेस मतलब फाइन मोर देन 25 लाख है, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है, वो एनसीएलटी के पास जाएंगे कंपाउंडेबल में। नॉन कंपाउंडेबल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेज। ये कंपाउंडिंग के जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। कंपाउंडिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इनैक्टमेंट एंड द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब कौन जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है एंड द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस, उनके बीच में कंपाउंडिंग होता है। जनरली लेस सीरियस ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग होता है। जो कंपाउंडिंग का पेटिशन है, जो एप्लीकेशन है, वो आपको आरओसी के पास करना है सुमोटो खुद ब खुद कॉन्टामिनेशन होने पर, या आपको अगर नोटिस मिला एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है तो उस नोटिस को मिलने के बाद अगर आपको लगा इस पर्टिकुलर कॉन्टामिनेशन के लिए फाइन है तो आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पेटिशन और एप्लीकेशन हैज टू बी गिवन टू द आरओसी। आरओसी के पास एप्लीकेशन आने के बाद आरओसी उस एप्लीकेशन के अंदर अपना कमेंट्स ऐड करेगा और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा ट्रिब्यूनल को, ओरिजिनल डायरेक्टर को। ट्रिब्यूनल को ओरिजिनल डायरेक्टर ऐसा क्यों दिया? वो कहते हैं अगर 25 लाख तक का अगर उसमें फाइन है तो ओरिजिनल डायरेक्टर के पास जाएगा, उसके ऊपर है तो आरओसी ट्रिब्यूनल के पास फॉरवर्ड कर देगा। एक बार कंपाउंडिंग हो गया फिर से उस ऑफेंस को 3 साल के अंदर कंपाउंड नहीं किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस, विल नॉट बी कंपाउंडेड। जो भी पिटीशन है फॉर कंपाउंडिंग, आपको एक तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करना है या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद करना है। द लॉ सेज पॉइंट नंबर 5 देखो, नो ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, मतलब जब तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस वक्त कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बोलो मत, एक तो प्रोसिक्यूशन से पहले कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करो या प्रोसिक्यूशन के बाद अप्लाई करो। ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन पेंडिंग यू कैन नॉट अप्लाई फॉर कंपाउंडिंग। जब भी आपका ऑफेंस कंपाउंड होता है, यहां पे आपको एक रेक्टिफिकेशन करना है आपके नोट्स में, व्हेन ऑफेंस इज कंपाउंडेड आइदर बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन company shall intimate to ROC within 7 days, just rectified within 7 days from the date of compounding। जिस दिन कंपाउंड हुआ उसके 7 डेज में कंपनी को इन्फॉर्म करना है, 7 डेज में कंपनी को इन्फॉर्म करना है। तो ये कंपाउंडिंग के पॉइंट्स है। और एक चीज आपको बोलना है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 से पहले अगर आपको जो ऑफेंस है जहां पर फाइन है, इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइन है, या जहां पर इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइन और बोथ है, उन ऑफेंसेस में को कंपाउंड करने के लिए पहले स्पेशल कोर्ट का परमिशन लगता था। अब ऐसा कोई नहीं चलेगा। ये पॉइंट भूलना नहीं, इसको लेकर केस स्टडी आ सकता है। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2018 के बाद आपको किसी भी तरह के कंपाउंडिंग के लिए स्पेशल कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर वो इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइन है या इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइन और बोथ है तो सीधा कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं। तो दिस इज अ स्पेशल पॉइंट इन दिस नोट। अगर क्लियर है तो एक थम्स अप कर दो। विनीता बेटा, जितने भी पास्ट सारे लेक्चर्स हुए हैं वो सारे पब्लिक है, वो सारे आपके इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है दोस्त। बेटा पहले 5 चैप्टर्स जो हमारे हुए वो भी इंस्पायर के चैनल पे अवेलेबल है। ये मैं कभी भी प्राइवेट नहीं रखूंगा, ये आपके लिए बनाया है। बट I want students to be in the live batch, to be sincere and serious. That is the reason ये unlisted में रखा जा रहा है। सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट जिनको वाकई में पढ़ना है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। उसके बाद ये पब्लिक होगा, जिसको पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अपने कन्वीनियंस पर। डोंट वरी एट ऑल बेटा। और ध्यान रखना, ये जो नोट्स आपको दिए मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ, चैलेंज के साथ ये नोट्स जैसे आपको दिए, कोई भी इंडिया में, मैं इंडिया में बता रहा हूं, इंडिया में कोई भी टीचर के इससे बेस्ट नोट्स दिखा देना कर्टेल किए हुए एंटायर चैप्टर नंबर 6 के, आप बोलोगे मैं हार जाऊंगा, गारंटीड है। बिकॉज इस तरह से मैंने मेहनत ली है उस नोट्स पर कि आई कैन से यू योरसेल्फ आर द जज। जब आप देखोगे आपको पता चलेगा। फीस फॉर फाइलिंग, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 403। फीस फॉर फाइलिंग को लेकर जो पॉइंट्स है आपको समझना। फीस फॉर फाइलिंग ये अक्सर एक निग्लेक्टेड सेक्शन है जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं जब भी कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फैक्ट है, कोई इंफॉर्मेशन है जो सेक्शन 92 के तहत, सेक्शन 137 के तहत फाइल करना था, 92 एनुअल रिटर्न, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, एनुअल अकाउंट्स जो फाइल करना था और कंपनी ने नहीं किया, एनुअल रिटर्न को फाइल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में कंपनी को उस पर्टिकुलर सेक्शन 92 और 137 के तहत तो जो भी पनिशमेंट है वो तो लगेगा। उसके अलावा कंपनी को फाइल ना करने के लिए वो कहता है उस दिए हुए समय में फाइल ना करने के लिए एडिशनल फीस देना पड़ेगा, एडिशनल फीस देना पड़ेगा, एडिशनल फीस देना पड़ेगा। एडिशनल फीस कितना होगा? जनरली 100 रुपीज पर डे होगा सेक्शन 92 और 137 के लिए, 100 रुपीज पर डे होगा। बाकी और सेक्शंस के लिए डिफरेंट एडिशनल फीस हो सकता है, अलग अलग।
सेक्शन 92 और 137 के लिए इट इज 100 रुपीज पर डे। ये एडिशनल फीस होगा कब? अगर दिए हुए टाइम लिमिट में आपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए तो। बट वो कहते हैं अगर आपने वो डिफॉल्ट वेदर डिफॉल्ट ऑन 2 और मोर ओकेजंस इन सबमिटिंग फाइलिंग और रेस्ट्रिक्टिंग, अगर आपने डिफॉल्ट दोबारा कर लिया, यू हैव डन दैट डिफॉल्ट अगेन, तो ऐसे केस में आपको जो हायर एडिशनल फीस देनी पड़ेगी और वो होगा नॉट लेस देन ट्वाइस द एडिशनल प्रोवाइडेड अंडर द सेकंड प्रोविजन। मतलब क्या? जो भी एडिशनल फीस आपको लगा था उस एडिशनल फीस के डबल एडिशनल फीस देना पड़ेगा ऑन 2 और मोर ओकेजंस इन सबमिटिंग, डिफॉल्ट ऑन 2 और मोर ओकेजंस। तो पहली गलती के लिए एडिशनल फीस है और दूसरी बार गलती के लिए ट्वाइस द एडिशनल फीस है, ये आपको बोलना नहीं है। और एक बोलना नहीं है, सेक्शन 403 के अंदर जो भी फीस है, जो एडिशनल फीस की बात हो रही है, ट्वाइस एडिशनल फीस की बात हो रही है, इट इज अपार्ट फ्रॉम without prejudice to the liability of payment of fees and additional fees be liable for the penalty or punishment provided under the act for such failure or default। मतलब सेक्शन 92 के एनुअल रिटर्न फाइल ना करने के लिए या 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल ना करने के लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो पेनल्टी होगा, पनिशमेंट होगा, वो तो आपको पे करना ही है, उसके अलावा ये एडिशनल फीस वाला पेनल्टी है, ये आपको बोलना नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अगर ऑलरेडी सेक्शन 92 का फाइन पे कर दिया, पनिशमेंट पे कर दिया, पेनल्टी पे कर दिया, तो अगेन एडिशनल फीस का क्यों नहीं? एडिशनल फीस अलग से आपको देना ही पड़ेगा, ये 403 कहता है। बढ़ते आगे, इस चैप्टर का हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझकर इंट्रोड्यूस किया नोट्स के अंदर, बिकॉज आई पर्सनली फील ऐसे क्वेश्चन आपको आईसीएसआई आरसीडी के पेपर में पूछ सकता है और इसका आंसर मैंने रेगुलर क्लास के अंदर प्रॉपर्ली लिख कर दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है और उस क्वेश्चन का जैसे मॉडल आंसर मैंने लिख कर दिया है, आप पढ़ लो। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो अच्छा सा प्यारा सा कोई कमेंट करो। कमेंट आपका आ गया, मैं आगे बढ़ूंगा, बिकॉज ये चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। कंपनीज में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 has struck a proper balance between the object of promoting ease of doing business in India by determining procedural or technical defaults, comment or write a note on decriminalization of offenses through Companies Amendment Act 2018। आप सबको पता है कंपनीज एक्ट को ज्यादा हम कह सकते हैं ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इरादे से और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के इरादे से जो कंपनीज एक्ट के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस का जो दाग लगा है उसको डीक्रिमिनलाइज करने के इरादे से गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाल ही के लास्ट 2-3 सालों में काफी प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया हुआ है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस के जो प्रोविजंस है गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किए उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट है। और वही कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं यूएसपी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं चेंज इंट्रोड्यूस किया है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ये एंटायर आंसर आपके स्क्रीन पर है, यू कैन रीड इट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वंस योर कमेंट्स कम आफ्टर यू रीड द आंसर आई विल प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, यू कैन रीड इट, वेटिंग फॉर कमेंट्स। तब तक मैं पानी पीता हूं। आप इससे ये भी समझोगे पहले कंपनीज एक्ट के अंदर, अच्छा पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ, जिस कंप्लीट आपका कमेंट आने के बाद मैं बताता हूँ। आपका कमेंट आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको पता है, आपने ये पढ़ा है, तो आप देखना उधर एग्जाम्पल में दिया है गवर्नमेंट ने जो 81 ऑफेंसेस कंपाउंडेबल कैटेगरी में थे
उनमें से 16 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब ये कंपाउंडेबल कैटेगरी के ऑफेंसेस है ना, क्रिमिनल ऑफेंसेस थे। उन 81 ऑफेंसेस में 16 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया। मतलब जो हमने देखा ना सिविल डिफॉल्ट्स के लिए 35 ऑफेंसेस है, पहले सिविल डिफॉल्ट्स के लिए 19 ही ऑफेंसेस थे। जो 19 ऑफेंसेस थे जो सिविल डिफॉल्ट में थे, ये डिक्रिमिनलाइज होने के बाद 19 में वो 16 ऑफेंसेस और ऐड हुए, और आज हम कहते हैं सिविल डिफॉल्ट्स के लिए 35 ऑफेंसेस है और रेस्ट ऑल ऑफेंसेस आर क्रिमिनल डिफॉल्ट्स। ये आपको समझना है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो दिया रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आप उधर लिखना रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी व्हेन any action is invoked under Companies Act 2013 on the company। भैया जब कंपनी पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के तहत कोई भी एडजुडिकेशन प्रोसिक्यूशन के प्रोसीडिंग्स होते हैं फॉर ऑफेंसेस और कंपनी पर पेनल्टी लेवी करना है अंडर एडजुडिकेशन प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स, तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है एक कंपनी के ऊपर एक्शन लेने पर, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। PFQ प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी व्हेन एनी एक्शन इज इन्वोक्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। तो कंपनी सेक्रेटरी का ये जो रोल है 5 पॉइंट्स में दिया है, आपको पता है सिंपल पॉइंट्स है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एग्जाम हॉल में लिखते आना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी का रोल है कि भैया उसे ध्यान रखना है जो भी कंपनीज एक्ट के जो सारे प्रोविजंस है उनका टाइमली कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये उसका एक पहला रोल है। टाइमली कंप्लायंसेस करने के लिए पहला रोल है। साथ साथ उसे कंपनी को रिप्रेजेंट करना है बिफोर द ROC रीजनल डायरेक्टर और NCLT। कंपनी पर कोई एक्शन होता है तो कंपनी सेक्रेटरी विल रिप्रेजेंट द कंपनी। वो कंपनी के अंदर एक रोबस्ट इंटरनल कंप्लायंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी जब भी कोई कॉन्ट्रावेंशन करेगी जहां पर फाइन है और वो कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, तो कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन प्रोसीजर इनिशिएट करना भी कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। कंपनी को नहीं पता है वो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल है, कंपनी सेक्रेटरी हैज अ ड्यूटी इन दिस। एट द सेम टाइम कंपनी सेक्रेटरी हैज अ ड्यूटी टू एंश्योर टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स। मतलब जब भी कंपनी पर पेनल्टीज लगाए जाएंगे या कंपनी का कोई कंपाउंडिंग ऑफेंस होगा या कोई कंपनी पर एक्शन होगा, इसका डिस्क्लोजर्स आप सबको पता है, इसका डिस्क्लोजर्स कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लायंस सर्टिफिकेट में देना ये कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स। तो भैया ये कंपनी सेक्रेटरी का रोल है फॉर एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो JMD बोल दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हर बार थम्स अप सही नहीं ना, इस बार JMD बोल दो, जय माता दी, तो मैं आगे बढ़ूंगा रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बाद। दोस्तों मैं पहले कह रहा हूँ 28 पेजेस का चैप्टर है, हम मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने पहले कहा है हम पेज नंबर 7 पर है, हम मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन रिप्लाई। जैसे आप बोलोगे मैं आगे बढ़ूंगा। ओके तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स में। दोस्तों आपको समझना है एडजुडिकेशन क्या है। तो भैया एडजुडिकेशन क्या है, जब भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मैटर्स इन डिस्प्यूट बाय द डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो डिस्प्यूट वाले मैटर्स को लेकर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट फैसले देता है उसको हम एडजुडिकेशन कहते हैं। आप सबको ये तो पता है हु इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू गिव एडजुडिकेशन डिसीजंस, हु इज द अल्टीमेट कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर मैं ऐसा पूछूं आपको कंपनीज एक्ट में हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी who can pass order under adjudication proceedings? Waiting for your comment. Let me see कितने स्टूडेंट्स अलर्ट अटेंटिव है। कंपनीज एक्ट के अंदर वो कौन सा हम कह सकते हैं अथॉरिटी है जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को अल्टीमेट फैसला पास कर सकता है, उसके आगे फर्दर अपील नहीं है। कौन है वो? यस इट इज अ रीजनल डायरेक्टर। और दोस्तों इसको ध्यान रखते हुए मैंने आपको यहां पर कुछ 11 से 12 डिफरेंसेस दिए बिटवीन सेक्शन 441 कंपाउंडिंग ऑफेंसेस एंड सेक्शन 454 एडजुडिकेशन।
एडजुडिकेशन 454 एंड 441 कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस। अगेन ये पीएफक्यू है, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। पहले आपको समझना है एडजुडिकेशन के जो डिफरेंसेस है, हम कहते हैं जनरली जो भी एडजुडिकेशन का फैसला है वो अपील में नहीं जा सकते। एडजुडिकेशन ऑर्डर को लेकर, सॉरी, कंपाउंडिंग का जो भी फैसला है उसको लेकर हम अपील में नहीं जा सकते। हम सेक्शन 441 पहले देखेंगे। जो भी कंपाउंडिंग के ऑर्डर्स है उसका जनरली अपील नहीं होता है, जनरली एक्सेप्शंस विल बी देयर। हम जनरल की बात कर रहे हैं। कंपाउंडिंग के ऑर्डर्स को हम एडजुडिकेशन में नहीं लेके जा सकते। क्यों? अपील में नहीं लेके जा सकते। क्यों? बिकॉज जो भी कंपाउंडिंग के फैसले होते हैं वो जनरली कंसेंसस ओरिएंटेड होते हैं। कंसेंसस, दोनों पार्टीज के आम सहमति से, मतलब जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटीज है, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड पार्टी दोनों के बीच में जब कंसेंसस होगा तब कंपाउंडिंग होता है, तो जनरली अपीलेबल नहीं होता है। कंपाउंडिंग के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज है। कौन डिफरेंट अथॉरिटीज आपको पता है? 25 लाख तक के रीजनल डायरेक्टर है, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल है। आपको ये भी पता है अलग अलग लिमिट्स है जो अभी मैंने डिस्कस किया उस कंपाउंडिंग को लेकर। और आपने देखा है रीजनल डायरेक्टर 25 लाख के लिए डायरेक्टली रीजनल डायरेक्टर के पास जा सकते हैं। साथ ही साथ एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो हम कहते हैं एक बार कंपाउंडिंग हो गया 3 साल के अंदर फिर से कंपाउंडिंग नहीं होगा, बट 3 साल बाद हो सकता है। 3 साल बाद हो सकता है भैया। एडजुडिकेशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं हम देखेंगे। कंपाउंडिंग के लिए रीजनल डायरेक्टर और एनसीएलटी को एनसीएलटी के रूल्स 2016 फॉलो करने। कंपाउंडिंग हम कहते हैं जब भी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। हमने क्या देखा था अभी अभी? कंपाउंडिंग एक तो बिफोर प्रोसिक्यूशन या आफ्टर प्रोसिक्यूशन। ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन मतलब whenever the investigation has been initiated, during the prosecution is pending, compounding is prohibited. Compounding is prohibited. Compounding के एप्लीकेशन में जनरली अपॉजिटिव बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है, बिकॉज कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन में जो पर्सन अप्लाई कर रहा है वो ऑलरेडी माफी मांग रहा है। अब माफ करना है कि नहीं करना ये अथॉरिटीज को डिसाइड करना, तो जनरली अपॉजिटिव बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देना चाहिए, पर वो नहीं दिया जाता है कंपाउंडिंग के किसी भी एप्लीकेशंस में। ऐसा उन्होंने उस डिफरेंस में आपको समझना है। फिर कंपाउंडिंग के अंदर हम कहते हैं फॉर कॉन्टामिनेशन और वायलेशन ऑफ एनी सेक्शन वेयर फाइन हैज बीन स्टिपुलेटेड, जहां पे फाइन है उसका कंपाउंडिंग होगा। जहां पे फाइन है वहां पर कंपाउंडिंग होगा। जहां पर पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखना, जहां पर पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है उसका कंपाउंडिंग जनरली नहीं होगा, उसका एडजुडिकेशन होगा। भूलो मत, जहां पे कंपनी एक्ट के अंदर कॉन्टामिनेशन होने पर लिखा है फाइन, वहां पर ही कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग के अंदर जो डिसीजन है ओरिजिनल डायरेक्टर और एनसीएलटी को लेना है, मतलब उनके पास डिस्क्रिप्शन है, दे हैव लॉट ऑफ चॉइस, दे कैन वेरी द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन एंड ऑर्डर्स। तो भैया कंपाउंडिंग के जो डिफरेंसेस है मैंने आपको बताया। पहले कंपाउंडिंग का पार्ट ये 1 2 3 4 5 हर एक पॉइंट माइन्यूटली कवर किया। 6 7 8 9 10 ये 11 डिफरेंसेस है जो आपको कंपाउंडिंग को लेकर समझना है। अगर कल को शॉर्ट नोट आता है कंपाउंडिंग और ऑफेंसेस में तो भी ये 11 पॉइंट लिख सकते हो। कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन डिफरेंस आएगा तो भी ये 11 पॉइंट हेल्प करेगा आपको। अगर हम कंपाउंडिंग के कंटेक्स्ट में एडजुडिकेशन को देखते हैं तो हमने देखा कंपाउंडिंग में जनरली अपील नहीं होता है, बट एडजुडिकेशन के अंदर जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का फैसला है उसको लेकर हम अपील में जा सकते हैं। किसके पास? आपको पता है रीजनल डायरेक्टर। तो इट इज जस्ट रेक्टिफाइड, इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज अपीलेबल होना चाहिए। जस्ट रेक्टिफाइड, स्पेलिंग मिस्टेक है वो। एडजुडिकेशन ऑर्डर इज अपीलेबल विद हायर अथॉरिटीज, वो अपील होगा रीजनल डायरेक्टर के पास, आपको पता है भैया। एडजुडिकेटिंग के जो ऑर्डर्स है वो कंसेंसस ओरिएंटेड नहीं होते। एडजुडिकेशन को लेकर अल्टीमेट अथॉरिटी रीजनल डायरेक्टर ही है। एडजुडिकेशन में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है जैसे कंपाउंडिंग में था 25 लाख उसके ऊपर। भैया एडजुडिकेशन में आपको रीजनल डायरेक्टर के पास तभी जाना है जब आरओसी का फैसला आने के विदिन 60 डेज आप जा सकते हो। कंपाउंडिंग के लिए हमें लिमिट है, यहां पर विदिन 60 डेज है एडजुडिकेशन में। भैया कंपाउंडिंग में हमने देखा था 3 साल के अंदर एक बार ही कंपाउंडिंग होगा, 3 साल फिर से होगा। एडजुडिकेशन के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे उतनी बार एडजुडिकेशन में जा सकते हो। नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन एडजुडिकेटिंग पेनल्टी। भैया एडजुडिकेशन के लिए द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज टू अडॉप्ट द कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज रूल्स, जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो आगे दिया उसका आंसर। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन जब पेंडिंग है तब भी कंटिन्यू हो सकते हैं। कंपाउंडिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। एडजुडिकेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी चल सकता है। इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन बोथ कैन गो रन पैरेलली। एडजुडिकेशन के अंदर
पॉजिटिव बिग हर्ड मस्ट है, जो कंपाउंडिंग के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड करता है, ऐसा हमने देखा है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जहां पे पेनल्टी है वहां पर एडजुडिकेशन होगा, वहां पर कंपाउंडिंग नहीं होगा। जहां पे पेनल्टी है वहां पे एडजुडिकेशन होगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स में, जो भी उस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन के लिए पनिशमेंट दिया है वो उसे डिस्कस करना है। वो पेनल्टी को सिर्फ बढ़ा सकता है, वो पेनल्टी को घटा नहीं सकता है। अगर कहा है पेनल्टी ऑफ मिनिमम 1000 मैक्सिमम 10000, तो 1000 से कम नहीं लगा सकता है, उसे 1000 तो लगाना है, 2000 लगाना है या 10000 लगाना है, ये फैसला उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का होगा। और इसलिए हम कहते हैं पेनल्टी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों आता है। In general usage, a layman uses this synonymously, but fine is not the same as penalty. क्यों? आप उधर लिखना, फाइन जनरली कंपाउंडेबल होता है एंड जो पेनल्टी होता है वो उसका एडजुडिकेशन होगा या कंपाउंडेबल होगा। देखो, पेनल्टी का एडजुडिकेशन होगा या कंपाउंडेबल होगा, फाइन का सिर्फ कंपाउंडेबल होगा। फाइन का एडजुडिकेशन नहीं होता है। और इसलिए आप समझना, जब भी कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आरओसी के ऑफिसर को लगा कॉन्ट्रावेंशन हुआ है और उस केस में फाइन इंपोज्ड है, तो क्या आरओसी का ऑफिसर उसका एडजुडिकेशन के लिए नोटिस भेजेगा या कंपाउंडिंग के लिए नोटिस भेजेगा? बोलो मुझे क्विकली। कंपनीज एक्ट के अंदर जहां पर भी कॉन्ट्रावेंशन होने पर सिर्फ और सिर्फ फाइन का प्रोविजन है, वहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आरओसी का ऑफिसर नोटिस कंपाउंडिंग के लिए भेजेगा या एडजुडिकेशन के लिए भेजेगा? बोलो मुझे। वेटिंग फॉर रिप्लाई। वैसे बीच बीच में चेक करते रहता हूं कितने स्टूडेंट्स अलर्ट अटेंटिव है जो रिप्लाई कर रहे हैं लाइव में, वही तो मजा आता है ना। अगर जिस कॉन्ट्रावेंशन के लिए सिर्फ फाइन है वहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या आरओसी का ऑफिसर नोटिस कंपाउंडिंग का भेजेगा या फिर एडजुडिकेशन का भेजेगा? परफेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। हो, ये कंपाउंडिंग का नोटिस भेजेगा, मतलब आप सबका ध्यान है, वेरी गुड, कंपाउंडिंग का नोटिस भेजेगा। तो आपको आज के बाद ध्यान में रखना है, जिस कॉन्ट्रावेंशन के लिए सिर्फ फाइन है वो कंपाउंडिंग होगा। जहां पर पेनल्टी है मतलब वहां पर फाइन भी हो सकता है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, वहां पर एडजुडिकेशन होगा या कंपाउंडिंग होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट में, ये जो मैंने आपको कहा था प्रीवियस पेज पर, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज को लेकर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो कैसा प्रोसीजर फॉलो करेगा। एडजुडिकेशन का प्रोसीजर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन पीएफक्यू इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में ये पूछा गया है, 5-6 मार्क के लिए शायद पूछा हुआ है रिसेंट एग्जाम से, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट यस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऑलरेडी आ चुका है। प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बिफोर इंपोजिंग एनी पेनल्टी। मतलब एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स कितने हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए आईसीएसआई के, उसको मैंने 10 पॉइंट्स में सिंपल वेज में यहाँ पे कर्टेल किया। मॉड्यूल में 3 पेजेस में दिया है प्रोसीजर, उसको 10 पॉइंट्स में यहाँ पर दिया है और आप मेरे साथ देखना कितना सिंपल वे में देखना है। अच्छा, एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स है तो हमें पता है उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है। देखो कितने सिंपल वे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले उस एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ही विल अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। मैंने इतने वर्ड मार्क किया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। वो जो एओ होगा, मैं एओ बोलूंगा, वो जो एओ होगा वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा, पेनल्टी लगाने से पहले शो कॉज नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को जिसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है और उसे 15 दिन कम से कम या 30 दिन का वक्त दिया जाएगा टू रिप्लाई। 15 डेज से 30 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा रिप्लाई करने के लिए। जो भी नोटिस भेजा जाएगा उस नोटिस के अंदर उसने इंडिकेट करना चाहिए किस तरह का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। मतलब एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नोटिस के अंदर लिखेगा नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, डिफॉल्ट क्या था, रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कितना मैक्सिमम पेनल्टी उसके ऊपर लग सकता है, कौन से रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, कितना मैक्सिमम पेनल्टी उसके ऊपर लग सकता है। वो बार बार आ गया, 2 बार कट करो। जो भी इस तरह का नोटिस मिलेगा उस नोटिस का अब रिप्लाई कौन देगा, वो पर्सन जिसको नोटिस मिला है। रिप्लाई जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, 15 दिन के अंदर जनरली करना है, 15 दिन के अंदर एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब 30 डेज में करना है। रिप्लाई आने के बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लगा कि फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है तो फिजिकल अपीयरेंस के लिए वो अलग से नोटिस भेजेगा विद इन 10 वर्किंग डेज। और अगर फिजिकल अपीयरेंस चाहिए तो पर्सन खुद या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेगा।
दोनों पार्टीज को अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देने के बाद आफ्टर गिविंग अपॉजिटिव बीइंग हर्ड टू द पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर पास करेगा फॉर एडजमेंट, फॉर एडजुडिकेशन आना चाहिए, ऑर्डर फॉर एडजुडिकेशन इज नॉट एडजमेंट, ऑर्डर फॉर एडजुडिकेशन पास करेगा, ऑर्डर फॉर एडजुडिकेशन, या फिर वो कुछ केसेस में चाहे तो एडजन भी कर सकता है बट एडजुडिकेशन का ऑर्डर पास करेगा, जहां पे सॉरी इट्स एडजमेंट ओनली, एडजमेंट चाहिए तो एडजमेंट भी कर सकता है रीजनेबल अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देने के बाद। जहां पे फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं है वहां पर वो रिप्लाई आने के 30 डेज के भीतर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर आएगा, और जहां पे फिजिकल अपीयरेंस है वहां पर फिजिकल अपीयरेंस के बाद विद इन 90 डेज ऑफ द इशू ऑफ नोटिस उसका ऑर्डर आना चाहिए। जो भी उसके ऑर्डर की कॉपी है वो पार्टीज इन डिफॉल्ट को भेजी जाएगी, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। अगर कोई पर्सन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के नोटिस के तहत रिप्लाई नहीं देता है या फिर अपीयर नहीं होता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया जाएगा। जो भी पेनल्टी है वो लेवी करते वक्त ये ए टू एफ 6 फैक्टर्स को देखा जाएगा, मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो कंपनी का साइज, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, इंजुरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्प्रोपोर्शनेट गेन्स, अमाउंट ऑफ लॉस कॉज, इन सबको ध्यान में रखते हुए पेनल्टी इंपोज करेगा। जो भी पेनल्टी का ऑर्डर आएगा वो ड्यूली डेटेड एंड साइंड होगा। अगर फिक्स्ड सम ऑफ पेनल्टी है तो उसे फिक्स सम ही लगाना है। जो भी पेनल्टी है वो एमसीए के पोर्टल के थ्रू भेजना है, पे करना है, और वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में क्रिएट किया जाएगा। हो गया एंटायर रूल्स जो मॉड्यूल में 3 पेजेस में दिया है, यहाँ पर मैंने इस सिंपल 10 पॉइंट प्रोग्राम में दिया है आपको। आई गिव यू 1 मिनट ओवरलुक, पूरा एंटायर उस रूल्स को ओवरलुक करो। कोई डाउट है तो पूछो मुझे इस रूल्स को लेकर, और अगर सब कुछ समझा है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दो, वही मेरे लिए संजीवनी बूटी है। हम आगे बढ़ेंगे। वेटिंग फॉर कमेंट्स। जो आगे का डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। वेटिंग फॉर कमेंट्स। यस, तो भैया ये जो कंपाउंडिंग का पार्ट हमने डिस्कस किया अभी, सॉरी एडजुडिकेशन का प्रोसीजर जो अभी डिस्कस किया आपके सामने, 10 पॉइंट्स में एडजुडिकेशन का प्रोसीजर डिस्कस किया और उसके नोट्स वहां पर दिए। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे वो क्वेश्चंस है जो मॉडल में भी दिए और जिसको लेकर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं एज इट इज आपके मॉडल से उठाकर एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या दिया पहला, under what circumstances can adjudication be ordered under section 454, or in short what triggers action under section 454। 454 के तहत adjudication कब होगा? Is it on the findings of MCA that an offence has occurred following an inspection of 206 or on scrutiny of the balance sheet from the statutory auditor's report or from the secretarial auditor's report। तो आपको ये जो सवाल है, सवाल ये है कि भैया 454 के एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कब इनैक्ट होंगे, कब ट्रिगर होंगे। ये जो पॉइंट्स है मैंने 4 पॉइंट में इसका आंसर दिया। 454 के तहत एडजुडिकेशन कब होगा, तो हम कहते हैं सबसे पहले 454 के तहत एडजुडिकेशन होने के लिए देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। भैया 454 के प्रोविजंस तभी अट्रैक्ट हो गए जब कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजंस का डिफॉल्ट हुआ है या नॉन कंप्लायंस हुआ है। पहले एक चीज क्लियर है, और जो डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस हुआ है that default has to be ascertained, it has to be understood, and the nature of non-compliance must be identified। किसने? By the concerned office of the ROC। कब होगा? ROC के पास जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे आपने, उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनी करते वक्त, या हम कहते हैं the default must emanate from the inspection investigation from the statutory auditor's report or secretarial auditor's report। मतलब ऑडिटर के या सेक्रेटरी ऑडिटर रिपोर्ट के जो क्वालिफिकेशंस है, उन रिपोर्ट के क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर आरओसी ने क्या किया है, डिफॉल्ट आइडेंटिफाई किया है। सो डिफॉल्ट एक तो आरओसी का ऑफिस ही आइडेंटिफाई करेगा खुद ब खुद बेस्ड ऑन द स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या फिर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर। तो ये पॉइंट नंबर 2 होगा, विल बी असर्टेन्ड बाय द आरओसी ऑफिसर। जो भी ये एडजुडिकेशन के एक्शंस है वो कहते हैं
जो भी इस तरह का कॉन्टरवेंशन होगा, कॉन्टरवेंशन हो गया, नेचर ऑफ कॉन्टरवेंशन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आरओसी के उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई करना है उस पर्टिकुलर कंपनी जाके कॉन्टरवेंशन के लिए, नॉन कंप्लायंस के लिए और डिफॉल्ट के लिए क्या है, कंपनी उस सेक्शन में फाइन है या पेनल्टी है। अगर फाइन है तो मेरा आपको सवाल है, अगर जैसे वो फाइंड आउट करेगा कि भैया नॉन कंप्लायंस हुआ है, अब वो देखेगा फाइन है या पेनल्टी है। अगर फाइन है तो क्या होगा आप मुझे बोलो, और पेनल्टी है तो क्या होगा आप मुझे बोलो। वेटिंग फॉर कमेंट्स। अगर फाइन है तो क्या होगा, पेनल्टी है तो क्या होगा। भैया ये स्टेप नंबर 3 के बाद आपको तुरंत समझना चाहिए। अच्छा, पहले वो देखेगा डिफॉल्ट हुआ है क्या, डिफॉल्ट हुआ है तो डिफॉल्ट उसने खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट में आना चाहिए। और अगर डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बाद डिफॉल्ट के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फाइन है या पेनल्टी वो देखा जाएगा। अब मुझे बोलो, फाइन अगर है तो क्या एक्शन होगा, पेनल्टी अगर है तो क्या एक्शन होगा। यू ऑलरेडी शुड बी अवेयर, हमने अभी भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। यस, यू आर करेक्ट, इसलिए दिया है those sections which have been stipulated fines will necessarily be outside of the purview of section 454 in whichever fines have been stipulated the defaulting parties can take recourse to seek compounding। मतलब फाइन है तो कंपाउंडिंग होगा और पेनल्टी है तो एडजुडिकेशन होगा। तो दोस्तों सवाल मैं आपको अब पूछ रहा हूं, सवाल आपको पूछ रहा हूं, यू हैव टू रिप्लाई इन वन लाइन। डज एवरी डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस, ये वन वर्ड में अप्लाई करना, रिप्लाई करना, यस और नो। डज एवरी डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अट्रैक्ट एडजुडिकेशन। मेरा सवाल ये है, डज एवरी डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अट्रैक्ट एडजुडिकेशन, यस और नो में रिप्लाई करो। Yes, the answer is no, because वो डिफॉल्ट्स और नॉन कंप्लायंस जिसके लिए सिर्फ फाइन है, जिसके लिए सिर्फ फाइन है वो कंपाउंडिंग में जाएंगे। तो यू अंडरस्टूड बेटर नाउ। दिल से बोलो, क्या आपको क्लैरिटी आई है, क्लैरिटी आई है। कॉन्ट्रावेंशंस अंडर कंपनीज एक्ट के लिए कब एडजुडिकेशन होगा और कब कंपाउंडिंग होगा, दिल से बोलो। दोस्तों इसको कहते हैं करेक्ट पोस्टमार्टम। बढ़ते आगे, who orders adjudication proceedings under section 454? Can ROC himself order, in which case can the central government appoint him as the adjudicating officer? दोस्तों आपको यहां पर एक पॉइंट समझना है, who orders adjudication proceedings under section 454? मैंने आपको कहा है, देखो जब भी आरओसी के पास जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करते वक्त आरओसी को लगा कि कुछ जानकारी अधूरी है या कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है, कुछ डिफॉल्ट हुआ है, तो आरओसी उस केस में एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करेगा। या फिर क्वालिफिकेशंस है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का या सेक्रेटरी ऑडिटर रिपोर्ट का, उनके क्वालिफिकेशंस पर आरओसी एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स ऑर्डर करेगा। बट एक चीज आपको समझना है दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, आप सबको पता है आरओसी इज that ROC where registered office of the company is situated। मेरी बात ध्यान से सुनना। The law says कंपनी का जिस रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस एरिया के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां के आरओसी के पास कंपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है। अब वहां का जो रजिस्टर्ड आरओसी है, वहां का जो आरओसी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर रहा है और जिसने आइडेंटिफाई किया है डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस, द लॉ सेज जिस आरओसी के ऑफिसर ने वो आइडेंटिफाई किया डिफॉल्ट और नॉन कंप्लायंस, रीजनल डायरेक्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस आरओसी को अपॉइंट करता है, द सेम आरओसी विल नॉट कैरी ऑन द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। ये आपको भूलना नहीं है, जिस आरओसी के ऑफिसर ने वो नॉन कंप्लायंस और डिफॉल्ट को आइडेंटिफाई किया, वही आरओसी का ऑफिसर एडजुडिकेशन नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज जिसने आइडेंटिफाई किया वही अगर एडजुडिकेशन करेगा तो ही विल बी बायस्ड, हिज डिसीजन विल बी बायस्ड, बिकॉज उसने आइडेंटिफाई किया है तो डेफिनेटली वो एडजुडिकेशन में अपनी पॉइंट, अपनी बाजू हम कह सकते हैं करेक्ट है ये प्रूव करने के लिए जाएगा। इसलिए द लॉ सेज, जिसको लेकर प्रोविजंस अभी तक साइलेंट है, इट इज पर्टिनेंट टू पॉइंट आउट दैट
here that it will therefore be only logical, prudent and wise for the concerned regional director not to appoint as the adjudicating officer in the not to appoint adjudicating officer the the same jurisdictional ROC whose officers identified the violation, the same jurisdictional ROC whose officers identified the violation, मतलब वो ROC जिसने वायलेशन आइडेंटिफाई किया उसी ROC ने एडजुडिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप करो। तो सवाल जब आएगा हु ऑर्डर्स एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर ROC हिमसेल्फ ऑर्डर, आपको कहना ROC ऑर्डर नहीं करता है, रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर करता है। ROC तो सिर्फ रिपोर्ट बना के भेजेगा, रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर करता है गवर्नमेंट, और उस केस में वो सेम ROC का ऑफिसर नहीं होगा। क्लियर? तो एक थम्स अप कर दो, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको समझा है वो पॉइंट। यस, क्लियर है। बढ़ते आगे नेक्स्ट, हाउ डज सेक्शन 441 एंड 454 कम इनटू प्ले। दोस्तों ये भी आपको समझना है। अक्सर ये सवाल पूछते हैं, ये एग्जाम में सवाल आता है, क्या कंपाउंडिंग के प्रोसीडिंग्स एंड एडजुडिकेशन का प्रोसीडिंग्स दोनों कॉन्करेंटली रन होगा या साइमल्टेनियसली होगा? साइमल्टेनियसली मतलब क्या? वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। वो कहते हैं साइमल्टेनियसली होगा, पैरेलली होगा, साइमल्टेनियसली होगा, वन आफ्टर अनदर होगा, कैसे होगा? तो वो कहते हैं दोनों सेक्शंस इंडिपेंडेंट है। 441 454 बोथ आर इंडिपेंडेंट। किसी एक सेक्शन का किसी एक सेक्शन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। 441 अलग है, 454 अलग है। इसका मतलब है, ध्यान रखना, अगर आपने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया 441 में तो भी 454 के तहत एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल सकते हैं, और आपके खिलाफ 454 में एडजुडिकेशन का प्रोसीडिंग चल रहा है, तब भी आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। द लॉ सेज both the sections can operate concurrently, that is at the same time, and not parallel or simultaneously, not parallel or simultaneously, one after one नहीं होगा, दोनों concurrently हो गए, at the same time हो सकते हैं। parallelly मतलब पहले एक स्टार्ट हुआ फिर एक स्टार्ट हुआ, parallelly ऐसा नहीं, ओके, सेम टाइम पर दोनों सेक्शंस का ऑपरेशन हो सकता है। बट आपको एक चीज भूलना नहीं है, the regional director cannot set compounding process in motion and simultaneously the ROC can't order adjudication। आपको मैं बता दूं, आप लिख सकते हो अगर रीजनल डायरेक्टर और NCLT ट्रिब्यूनल में लिखता हूं, रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल कैन कंपाउंड, रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल कैन कंपाउंड एंड AO मतलब ROC का ऑफिसर या रीजनल डायरेक्टर कैन एडजुडिकेट। तो अथॉरिटीज अलग अलग है, तो भैया रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल कंपाउंड कर सकता है, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और रीजनल डायरेक्टर कैन एडजुडिकेट। पेनल्टी इज अ ब्रॉडर देन फाइन, पेनल्टी इंक्लूड्स फाइन, पेनल्टी इज अ ब्रॉडर टर्म देन फाइन, यू ऑल आर अवेयर। फाइन मतलब कंपाउंडिंग, पेनल्टी मतलब एडजुडिकेशन, तो पेनल्टी इज अ ब्रॉडर टर्म। तो आपको कहना है हाउ डज 441 एंड 454 कम इनटू प्ले। आपको कहना है जहां पर सिर्फ फाइन है वहां पर 441, वहां पे 454 नहीं होगा। बट जहां पर पेनल्टी है, जहां पर पेनल्टी है वहां पर 441 एंड 454 दोनों कॉन्करेंटली रन हो सकता है एट द सेम टाइम। जहां पे सिर्फ फाइन है वहां पर 441, जहां पर फाइन एंड क्या, सॉरी, जहां पर फाइन एंड हम कहते हैं पेनल्टी, जहां पर फाइन है, फाइन के साथ साथ हम कह सकते हैं इम्प्रिजनमेंट है, तो वहां पर हम कहेंगे 454 आएगा। जहां पर पेनल्टी है वहां पर 454 आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आपका कमेंट दो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है when a suo motu, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, when a suo motu application for compounding is made, how does section 454 come into play? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका 441 454 क्लियर है, तो आगे बढ़ो। हम कंपनीज एक्ट के एंड में आ रहे हैं,
जो एडजुडिकेशन का पार्ट है कंपनीज एक्ट का, दैट इज द लास्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग नाउ। ये लास्ट पार्ट है ताकि हमें बचे हुए सारे एडजुडिकेशन के लिए एटलीस्ट आधा घंटा मिलेगा डिस्कस करने के लिए। कॉनकरेंटली मतलब सेम टाइम पर, ध्यान रखना अभिषेक, कॉनकरेंट मतलब सेम टाइम एंड साइमल्टेनियसली मतलब वन आफ्टर द अदर। यही तो मैं बता रहा हूं ना, आई हैव कंक्लूडेड जहां पे सिर्फ फाइन है वहां पर कंपाउंडिंग, बट जहां पर एडजुडिकेशन है, जहां पर एडजुडिकेशन है वो कहते हैं एडजुडिकेशन है वहां पर कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन दोनों चल सकता है। Yes, AO has no power to compound. AO has no power to compound, correct? Please don't misread your words. Please don't misread your words. Adjudication अलग है, investigation अलग है। Investigation अलग है, compounding cannot be done either before prosecution or after prosecution. Compounding can be done only either before prosecution or after prosecution. Compounding cannot be done during prosecution. During prosecution, prosecution के दौरान नहीं हो सकता है। मतलब समझना, आपने अगर कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन दे दिया है, समझना लाडली अभिषेक, आपने कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन दे दिया है तो भी आपके खिलाफ एडजुडिकेशन चल सकता है। आपने कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन दे दिया तो भी एडजुडिकेशन चल सकता है। वो ये नहीं कह सकते अच्छा कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन आया तो अब एडजुडिकेशन नहीं होगा। कंपाउंडिंग एंड एडजुडिकेशन कैन रन एट द सेम टाइम, कैन रन एट द सेम टाइम। तो आपने पहले कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन दिया है तो एडजुडिकेशन रन होगा। क्लियर है ना भाई? अभिषेक लाडली, ओके ये जो पार्ट है इसको, व्हेन सुमोटो एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज मेड, हाउ डज सेक्शन 454 कम इनटू प्ले? वो कहता है सेक्शन 454, प्लीज रेक्टिफाई करो दैट डज नॉट आना चाहिए, बाय मिस्टेक को डज नॉट ही नहीं आया, पूरा आंसर ही चेंज होगा। सेक्शन 454 डज नॉट कम टू प्ले इन केस ऑफ सुमोटो एप्लीकेशन। अगर आपने कंपाउंडिंग का सुमोटो एप्लीकेशन दिया है तो जनरली 454 नहीं आना चाहिए। कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अगर 454 के तहत एडजुडिकेशन करना है तो पॉइंट नंबर 3 जरूरी है। मतलब कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन हम आरओसी के पास देते हैं। कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन आरओसी के पास आने के बाद हमने पढ़ा था आरओसी उसके ऊपर अपना कमेंट्स ऐड करता है और कंसर्न अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करता है। कंसर्न अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करता है। द लॉ सेज द रीजनल डायरेक्टर और एनसीएलटी में एग्री फॉर एडजुडिकेशन आफ्टर गिविंग जस्टिफाइबल रीजंस फॉर हिज चॉइस फॉर एडजुडिकेशन ओवरराइडिंग द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन इन स्पीकिंग मैनर। मतलब आपको समझना है, अगर आपने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया तो एडजुडिकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। बट पॉइंट नंबर 3 कहता है, आपको पिछला पॉइंट क्लियर होगा, अगर रीजनल डायरेक्टर और एनसीएलटी को लगा कि देयर आर जस्टिफाइबल रीजंस तो ऐसे केस में एडजुडिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फॉरवर्ड बाय आरओसी टू द रीजनल डायरेक्टर विद हिज रिपोर्ट एंड शैल ऑब्टेन डायरेक्शन फ्रॉम हिम, और उसके बाद रीजनल डायरेक्टर डिसाइड करेगा स्पीकिंग मैनर में कि एडजुडिकेशन करना है कि नहीं करना। बट रीजनल डायरेक्टर ने अगर एडजुडिकेशन स्टार्ट किया तो दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द सेम रीजनल डायरेक्टर अंडर 454 बाय एप्लीकेंट्स टू द सुमोटो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। वो कहता है if the ROC being adjudicating officer exercises power under 454 on the ground that the defaulting party itself has identified the non-compliance and none else, and therefore the offense will be obviously come out of the purview of section 454। आपको समझना क्या है इसका मतलब? जब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, ये पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को कंबाइंड वे में मैं आपको बता रहा हूं, दैट विल पुट एन एंड टू द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या हो गया भाई इसको? स्टेटस को ये दोनों सेक्शंस को ध्यान रखना। हम कहते हैं कि भैया जब भी उस पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी ने खुद अप्लाई किया है
कॉन्टरवेशन होने पर, तो उस केस में क्या होगा, कंपाउंडिंग होगा अगर वहां पर फाइन है। मेरी बात ध्यान सुनना। अब देखना, अब बोलोगे यस सर मजा आ गया। जब भी उस डिफॉल्टिंग पार्टी ने खुद अप्लाई किया है कॉन्ट्रावेंशन होने पर, जहां पर सिर्फ फाइन है वहां पर सिर्फ कंपाउंडिंग होगा, वहां पर एडजुडिकेशन नहीं होगा। बट जहां पर आरओसी के ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस भेजा था उस डिफॉल्ट के लिए, जहां पर पेनल्टी है, वहां पर कंपाउंडिंग एंड एडजुडिकेशन दोनों कॉन्करेंटली रन हो सकता है। जब आपको शो कॉज नोटिस मिला है पेनल्टी के लिए, डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस के लिए, तो आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर दो, यहां पर एडजुडिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर सिर्फ फाइन है वहां पर एडजुडिकेशन का सवाल ही नहीं आता, आप सुमोटो अप्लाई कर दो। या अगर सुमोटो नहीं भी किया तो आरओसी भी उस केस में फाइन है तो कंपाउंडिंग के लिए आपको नोटिस भेज देगा जहां पे सिर्फ फाइन है। बट जहां पर पेनल्टी है, पेनल्टी के केस में अगर आपने सुमोटो एप्लीकेशन किया है तो ही उसका कंपाउंडिंग एंड एडजुडिकेशन दोनों एट द सेम टाइम होगा। बट अगर पेनल्टी के केस में, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब पेनल्टी के केस में आपने सुमोटो एप्लीकेशन नहीं किया है, आपको नोटिस मिला है, उसके बाद पेनल्टी के केस में नोटिस मिला है, उसके बाद आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो कंपाउंडिंग एंड एडजुडिकेशन दोनों कॉन्करेंटली रन हो सकता है। वो पार्टी, ये हुआ डिस्कशन व्हेन सुमोटो एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज मेट। तो जनरली अगर पार्टी ने पेनल्टी के केस में, हम कहते हैं पेनल्टी के केस में अगर आपने खुद सुमोटो एप्लीकेशन किया तो आप बोलोगे एडजुडिकेशन मत करो, पेनल्टी करो। मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं फॉर मोर क्लैरिटी दोस्तों। पेनल्टी, पेनल्टी मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं सुमोटो एप्लीकेशन शो कॉज नोटिस। अगर पेनल्टी का सुमोटो एप्लीकेशन दिया है उस पर्सन ने तो उसका कंपाउंडिंग होना चाहिए जनरली। इफ एडजुडिकेशन कराना है तो जस्टिफाइबल रीजन देने पड़ेंगे एडजुडिकेशन अथॉरिटी को। बट जहां पे पेनल्टी पर शो कॉज नोटिस मिला है तो शो कॉज नोटिस मिलने के बाद उसका कंपाउंडिंग प्लस एडजुडिकेशन कॉन्करेंटली रन होगा। कॉन्करेंटली मतलब क्या, सेम टाइम पे रन होगा, दोनों सेम टाइम पे चलेगा। समझाए तो ठोको ताली। दोस्तों ये डायग्राम आपके उस सुमोटो एप्लीकेशन और पिछले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोनों को क्लैरिटी दे देगा। ये डायग्राम पेनल्टी की केस में अगर उस पर्सन पार्टी इन डिफॉल्ट, कंपनी बोलो ना, पेनल्टी के केस में कंपनी ने खुद सुमोटो एप्लीकेशन किया तो कंपाउंडिंग ही होना चाहिए पेनल्टी के केस में, वहां पर फाइन लगना चाहिए क्योंकि पेनल्टी ने खुद अप्लाई किया। एडजुडिकेशन करना है तो जस्टिफाइबल रीजन देना है। बट अगर पेनल्टी के केस में वहां पर शो कॉज नोटिस मिला है तो वहां पर कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन दोनों एट द सेम टाइम चलेगा, जो भी डिसीजन आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। That completes our discussion of adjudication proceedings under Companies Act. दोस्तों फटाक से थम्स अप कर दो, मुझे आगे सेबी के जो केस स्टडीज है PFQs, जो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और आता है तो दुआ में याद रखो, मैं आपको बताऊंगा ये केस स्टडीज जो आपके मॉडल में लेटेस्ट अपडेट हुई है वो डिस्कस कर रहे हैं। Shall I? Waiting for your comments. Waiting for your valuable comments. भाई जहां पर फाइन है वहां पर तो सिर्फ कंपाउंडिंग ही होगा, वहां पर तो कंपाउंडिंग वो डिफॉल्टिंग पार्टी हो या आरओसी हो, दोनों सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग ही करेंगे। अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबके कमेंट्स आने दो तो हम आगे बढ़ते हैं।
वेटिंग फॉर यू वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, यस। तो दोस्तों दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ कंपनीज एक्ट एडजुडिकेशन। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। 454A एंड 451 का डिफरेंस आपको शुरू में बता दिया था। ये वो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डोंट इग्नोर दिस। लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नेचर, जिसको रीजनल एक्ट के पास पावर है। मैंने आपके मॉडल में काफी दिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस यहाँ पर दे दिए आपको ऑलरेडी। आप इतनी याद रख सकते हो। ट्रिब्यूनल के पास कौन सा है वो याद रखो। नॉन कंफर्टेबल नेचर के ऑफेंसेस जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो यहाँ पर दिए, आप इतने याद रख सकते हो। एग्जाम में अगर लिखने के लिए आए 4-5 मार्क के लिए तो आपको लिखने आना चाहिए, इसलिए याद रखना है। सारे लर्न नहीं कर सकते बट सिलेक्टेड आपको लर्न करना है। अब हम बढ़ते हैं ऑफेंसेस और पेनल्टीज अंडर सीबी एक्ट। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ ऑफेंस एंड पेनल्टीज अंडर सीबी एक्ट में मैं यहाँ पर ज्यादा जोर दूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट पर। ये जो केस स्टडीज है जो न्यूली आपके मॉडल में अपडेट हुई है, केस स्टडी 1, ये पीएसीएल लिमिटेड वाज अ कंपनी। उस केस के लिए अगर आप लोग रेडी हो सब लोग तो कमेंट बॉक्स में जेएमडी बोल दो। ये केस स्टडी में आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है केस स्टडी, और जैसे मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया मैं चाहता हूँ आप उसको थोरोली पढ़ो, याद रखो। इस केस स्टडी में आपको ये आखिरी के जो 2 पैराग्राफ थे याद रखने। एग्जाम में केस स्टडी आता है तो आपको यहाँ तक आ सकता है और आपको आखिरी के 2 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। तो ये केस स्टडी क्या है, एक आपका जेएमडी बोल दो तो मैं केस स्टडी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। हम इसको पढ़ेंगे थरोली इस पूरे पेज को और फिर हम समझेंगे। दोस्तों केस स्टडी क्या है। पीएसीएल लिमिटेड वाज अ कंपनी कैरिंग बिजनेस related to क्या दिया, business related to buying and selling of agricultural land including development of such land into cultivable land and providing other infrastructure on it। मतलब पीएसीएल लिमिटेड कंपनी का बिजनेस क्या था, बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चर लैंड था और उसके ऊपर डेवलपमेंट करना, उस लैंड के ऊपर उसको कल्टिवेबल लैंड में क्या करना, कन्वर्ट करना, एंड प्रोवाइडिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इट, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। मतलब एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कर बाय करना, उसको बेचना और कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करके उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसके लिए पीएसएल लिमिटेड इन्वेस्टर से फंड्स कलेक्ट करता था, अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करता था। सारे पैसे एक साथ इकट्ठा होकर उन पैसों से जमीन, कॉस्ट ऑफ लैंड, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ दैट लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस एंड अदर इंसिडेंट एक्सपेंसेस इनकर होते थे। अब पीएसएल लिमिटेड पर एक इल्जाम ये लगा था कि पीएसएल लिमिटेड इस एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के लिए और उसके रजिस्टर एक्सपेंसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसे अलग अलग लोगों से इकट्ठा कर रही थी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, पीएसएल लिमिटेड वाज रनिंग लाइक अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और अगर एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आप कहोगे तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या करता है, अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उसे इन्वेस्ट करता है। पीएसएल वही काम कर रही थी एंड पीएसएल लिमिटेड ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत पैसा इकट्ठा किया था, इन्वेस्ट किया था, बट बाद में पीएसएल ने वो पैसा जो इन्वेस्टर से लिया था उनको लौटाया नहीं था। और उन्होंने पीएसएल ने इसके लिए सेबी के वेबसाइट पर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी, ना ही पीएसएल के प्रमोटर्स ने पीएसएल के नाम से सेबी के पास रजिस्ट्रेशन किया था अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और प्रमोटर्स ने जो भी पैसा इकट्ठा किया था जनरल पब्लिक से, उन्होंने वो मोबिलाइज किया था विदाउट ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। मतलब सेबी से रजिस्ट्रेशन अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम करने के बगैर, उसके किए बगैर उन्होंने इस तरह से पैसा इकट्ठा किया था और उसको लैंड के अंदर यूज किया था। भैया अगर आप एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इस तरह से रन कर रहे हो, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो आपको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये सेम इल्जाम सहारा के सुब्रतो राय पर लगा था, सहारा इंडिया ग्रुप पर लगा था, जिसकी वजह से सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सहारा ग्रुप बंद हो गया। वो तो बहुत अलग है, बट यस इट वाज बेस्ड ऑन दिस सेम थिंग। अब ये पीएसएल लिमिटेड कंपनी ने भी पैसा तो इकट्ठा किया बट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह रजिस्टर नहीं किया। तो सेबी ने क्या किया, intimated PSL that it was not eligible to take the benefit under the provisions of section 12B of the CB Act and therefore could neither launch any new scheme nor continue raising funds under the existing scheme। PSL कंपनीज सेबी एक्ट के सेक्शन 12 का बेनिफिट लेकर नए नए स्कीम्स लॉन्च कर रही थी और पैसा रेज कर रही थी। तो सेबी ने कहा आप नए स्कीम्स लॉन्च भी नहीं कर सकते, ना इधर आप पैसा रेज कर सकते अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम। सेबी ने अपना डायरेक्शन दे दिया पीएसएल को कि उन्हें इमीडिएटली एब्सटेन करना है फ्रॉम कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। एब्सटेन मतलब क्या, स्टॉप करना है, सीज करना फ्रॉम कलेक्टिंग एनी मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, रोक देना अपने एक्शंस को
एंड अपने सारे एग्जिस्टिंग कलेक्टिव स्कीम को वाइंड अप करना है और जो भी पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था वो सारा रिफंड करना है 3 महीनों के भीतर। 3 महीने के भीतर रिफंड करना है। एंड अगर नहीं किया तो विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज कंपनी को वाइंड अप करने का सेबी ऑर्डर जारी करेगा। 3 महीने में नहीं लौटा है तो सेबी ने यह भी कहा कि आपको आपके जो भी पैसे इकट्ठा हुए थे उसमें कितने इन्वेंटरी ऑफ असेट्स खरीदे उसका डिटेल सेबी के पास देना है। कोई भी असेट बेचना नहीं है, अगर बेचना है तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे रिफंड करने के लिए बेचना है, किसी और पर्पज से बेचना नहीं है। ये 1 2 3 4 4 डायरेक्शंस थे सेबी के। पहला डायरेक्शन क्या था? इमीडिएटली पैसा कलेक्ट करना रोक देना है एंड सारे एग्जिस्टिंग स्कीम को वाइंड अप करना है, पैसा 3 महीने में रिफंड कर देना जो भी कलेक्ट हुआ था। नहीं रिफंड किया तो उसके अगला 15 दिनों में उस कंपनी को वाइंड अप करने का सेबी ऑर्डर जारी कर सकता है। जो भी असेट्स खरीदे थे इन पैसों से उसका डिटेल्स देना है। असेट्स को बेचना नहीं है, अगर बेचना है तो सिर्फ पैसे रिफंड करने के लिए बेचना है। अगर आपने सेबी के दिए डायरेक्शंस कंप्लेन नहीं किए तो सेबी ने फर्दर एक्शन भी दे दिया। नॉन कंप्लायंस होने पर उधर लिखना इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन पीएसीएल एंड इट्स डायरेक्टर्स, पीएसीएल और पीएसीएल के डायरेक्टर्स को सेबी ने कहा इमीडिएटली will be restrained from accessing the securities market till all the collective investment schemes are wound up। मतलब 3 महीने में अगर रिफंड नहीं किया तो उन सेबी, उन पीएससीएल और पीएससीएल लिमिटेड के डायरेक्टर्स को इमीडिएटली एक्सेस फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट फ्रॉम ऑल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से रोक देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। उस कंपनी के बारे में रेफरेंस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल पुलिस को बोल देगा एक सिविल और क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के लिए उन पीएससीएल लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ अंडर द ऑफिस ऑफ फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उस कंपनी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास शिकायत करेगा और उनको बोलेगा कंपनी को वाइंड अप करो और कंपनी के ऊपर अटैचमेंट और रिकवरी प्रोसीडिंग्स से भी इनिशिएट कर देगा। तो भैया ये क्या था? ये फॉलो अप एक्शन है, ये फॉलो अप एक्शन है। हम कहते हैं दिस वाज द डायरेक्शन और वो डायरेक्शन का कंप्लायंस ना करने पर ये फॉलो अप एक्शन है। आपको एग्जाम में सिर्फ यहां तक क्वेश्चन आएगा और बोला जाएगा बोलो क्या पीएसएल लिमिटेड के ऊपर सेबी कोई एक्शन ले सकता है? सेबी एक्ट के प्रोविजंस को रेफर करके बोलो सेबी किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। तो आपको ये डायरेक्शंस और ये एक्शंस, 4 डायरेक्शंस और 4 एक्शंस आपके सामने जो मैंने एक्सप्लेन किए, देख लो, पढ़ लो। समझा है तो कोई कमेंट करो, नहीं समझा है तो भी कमेंट करो, मैं आगे बढ़ सकता हूं। समझा है तो कमेंट करो, नहीं समझा तो कमेंट करो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो सेकंड केस लॉ जो इस सेबी एक्ट का है, जो मुझे डिस्कस करना है उसमें हम जाएंगे। अगर सब कुछ समझा तो ए भी बोलो, आप आगे बढ़ो। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। ये जो सेकंड केस स्टडी है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये केस स्टडी में कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ विल नॉट एक्सक्यूज द एप्लेंट टू एस्केप द लायबिलिटी ऑफ वाइलेटिंग द लॉ। अब ये केस स्टडी क्या पहले समझना। इस केस स्टडी में हम कहते हैं, इस केस स्टडी में मैं यहां पर लिखता हूं परसुएंट टू, पहले लिख रहा हूं मैं, एक्विजिशन ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स off market transactions, promoter shareholding was increased to 60.46% from 50.46%। पहले समझना, एक कंपनी जो यहां पर दिया है उस कंपनी का नाम कहीं पर दिया है क्या? ठीक है, उस कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा था कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना कंपनी के अंदर 25,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लिए ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस, नॉट फ्रॉम द मार्केट, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के अंदर कंपनी के अंदर और 25,000 शेयर्स एक्वायर किए प्रमोटर्स ने, जिनका होल्डिंग 60% हो गया, 50% से 60% हो गया।
अगर कंपनी के अंदर इस तरह का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ता है तो आप सबको पता है सेबी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 15H, जो कहता है आपको प्रमोटर्स को डिस्क्लोज करना ऑफ एनी शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम, दे हैव टू डिस्क्लोज ऑफ एनी शेयर, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स पे 15H का पेनल्टी है। साथ ही साथ सीबी के सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर के रेगुलेशंस है। और इस कंपनी ने ये जो जानकारी प्रमोटर्स ने 25% शेयर्स एक्वायर किए थे, इसकी जानकारी रिटर्न में भी फाइल नहीं किया था, तो सेबी ने इन कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाया of rupees 2 lakh rupees under section 15A, that is failure to file any return or furnish any information। कंपनी ने क्योंकि ये 25,000 शेयर्स प्रोमोटर्स ने एक्वायर किए थे, उसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न में नहीं दी थी, उसके लिए 2 लाख से पेनल्टी लगाई 15A के नॉन कंप्लायंस के लिए। साथ ही साथ 15H फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के लिए 50 लाख का पेनल्टी लगाया गया, 50 लाख का पेनल्टी लगाया गया। सेबी ने दो तरह का पेनल्टी लगाई, एक तो इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंदर ना देने के लिए 2 लाख का पेनल्टी, और सेक्शन 15H का कॉन्ट्रावेंशन करने के लिए 50 लाख का पेनल्टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हुआ यूं, जब सेबी ने पेनल्टी लगाया उस वक्त हम कहते हैं कंपनीज एक्ट के जो रेगुलेशंस है वो रिसेंटली चेंज हुए थे, सॉरी सेबी एक्ट के रेगुलेशंस रिसेंटली चेंज हुए थे, और जो 15H का पेनल्टी था वो 15H का पेनल्टी पहले 5 लाख रुपए मैक्सिमम था, जो बढ़ाकर बाद में मैक्सिमम 25 करोड़ किया गया। भैया 2002 29 अक्टूबर 2002 से पहले 15H के कॉन्ट्रावेंशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 5 लाख हुआ करता था। 2002 के बाद 29 अक्टूबर का उसको मैक्सिमम 25 करोड़ दिया गया। सेबी ने जिस वक्त ये पेनल्टी लगाया था वो 2002 से पहले का था, 2002 से पहले का पेनल्टी था, 2002 से पहले का कॉन्ट्रावेंशन था। तो ये कॉन्ट्रावेंशन था फरवरी 2001 का कॉन्ट्रावेंशन था, पेनल्टी 2002 में बढ़ाया गया था। सेबी ने 2002 के बाद पेनल्टी लगाया था, लेटेस्ट 25 करोड़ का मैक्सिमम है, तो सेबी ने 50 लाख का पेनल्टी लगाया था। अब कंपनी की तरफ से दो स्टेटमेंट दिए गए। कंपनी ने कहा, कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा, माय लॉर्ड, हमने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है रिटर्न के अंदर हमारे शेयर्स का, 25,000 शेयर्स का, वो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रेगुलेशंस के बारे में हमें पता ही नहीं था, हमारा प्योरली अनइंटेंशनल था और हमारा कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से क्या कहा गया, पहला स्टेटमेंट, भैया जो भी जानकारी नहीं दी हमने रिटर्न में उसमें हमारा कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था, वो लैक ऑफ अवेयरनेस था। तो क्लियरली ये तो हम कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये तो पहला रीजन तो तुरंत उनको डिसमिस किया गया। सेकंड रीजन उन्होंने जो दिया था, उन्होंने कहा था माय लॉर्ड, सेबी ने हम पर 50 लाख का पेनल्टी लगाया, ये भी गलत है, बिकॉज ये कॉन्ट्रावेंशन फरवरी 2001 का है। पेनल्टी 5 लाख से 25 करोड़ जो बढ़ाई गई थी वो 2002 में बढ़ाई गई थी। अगर हमारा कॉन्ट्रावेंशन 2001 का है, पेनल्टी बढ़ाने से पहले का है, तो हमारे ऊपर 5 लाख तक का पेनल्टी लगना चाहिए। सेबी ने जो 50 लाख का पेनल्टी लगाया वो भी गलत है, ऐसा उनका कहना था। उनके सेकंड क्वेश्चन को जब जवाब दिया गया सैट की तरफ से, सैट ने क्या जवाब दिया, पढ़ो मेरे साथ। Point noted is that as on October 29, 2002, the obligation to make disclosure and public announcement continued। मतलब 2002 में भी उनका कॉन्ट्रावेंशन जो 2001 का था वो कंटिन्यूड था, उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन कंप्लीट नहीं किया, मतलब दे हैड कंटिन्यूड द कॉन्ट्रावेंशन। Therefore, because the violation was continued even after 29th October 2002, the appellant has been rightly imposed penalty under the amended provisions। ऐसा सैट का कहना था। सेबी ने जो अमेंडेड प्रोविजंस के 50 लाख का पेनल्टी लगाया वो सही है, बिकॉज मैक्सिमम 25 करोड़ हो सकता है, उन्होंने 50 लाख लगाया। SAT finds that penalty of 50 lakhs is just and reasonable and not disproportionate। The contention of appellant in this regard is therefore liable to be turned down and उधर कट करो, रिपीट हो गया, and उधर आगे लिखो appeal is dismissed। तो भैया दो ग्राउंड्स पर अपील हुआ था। एक तो प्रमोटर्स का लैक ऑफ अवेयरनेस था, कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था, इसलिए पेनल्टी मत लगाओ, और दूसरा जो पेनल्टी लगाया है वो ज्यादा लगाया बिकॉज 2001 का कॉन्ट्रावेंशन था, पेनल्टी 2002 के रेगुलेशंस के तहत लगाया गया। तो सैट ने सेबी के फेवर में जजमेंट दिया। आई होप ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको लेकर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम हॉल में, अरे कौन सा पेनल्टी लगना चाहिए, तो दिस विल मेक द थिंग्स क्लियर है। तो दो थम्स अप कर दो। आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। आखिरी के 10 मिनट अवर चैप्टर विल गेट ओवर। मैं फटाफट आपको बर्ड्स आई व्यू दे दूंगा। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली।
दो थम्स अप कर दो, आखिर के 10 मिनट मैं चैप्टर को बर्ड्स आई व्यू दे दूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये चैप्टर रेगुलर बैच के अंदर हम लोग 8 से 10 लेक्चर्स मतलब मिनिमम 15 घंटे पढ़ते हैं, जो पिछले हम 1.5-2 घंटे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रेगुलर बैच और इस रिवीजन सीरीज में फर्क इतना आपको समझना पड़ेगा। फिर भी मैंने कोशिश की है बहुत डिटेल में हर पॉइंट बताने की जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, ये जो पेनल्टीज अंडर सेबी एक्ट 1992 तो ये दोस्तों, ये जो पेनल्टीज है सेबी के अलग अलग, मैंने इन पेनल्टीज को सिर्फ और सिर्फ इन 5 एरोज में कर्टेल किया है। आप इन 5 एरोज में सेबी के सारे पेनल्टीज देख सकते हो। सेक्शन 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, ये आपको टेक्निक में बता रहा हूं, 15EA, 15F, ये सारे पेनल्टीज को एक ब्रैकेट में रखा है, आपको समझना है। मतलब इंस्टेड ऑफ लर्निंग कौन सा कॉन्टेंशन होने पर कितना पेनल्टी है, मैं स्टूडेंट्स को उल्टा बताता हूं। आप याद रखो पेनल्टी कौन सा है, आप पेनल्टी कौन सा याद रखो, आप उसके नीचे का कॉन्टेंशन अपने आप याद रखोगे। जनरली जो ज्यादातर पेनल्टीज है वो फर्स्ट कैटेगरी में, तो रिमेनिंग कैटेगरी के जो 4 पेनल्टीज है वो याद रखोगे। तो जो पहले 4, जो सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में आएगा। आप इसको पढ़ो, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। सिर्फ आपको एक एडिशनल पेनल्टी है जो आपको वहां पर आपके नोट्स में ऐड करना है। गलती से वो मैंने वहां पर गलत टाइप कर दिया है, तो ये जो नोट है इस नोट को कट करो वहां पर, और इस नोट में आई रिक्वेस्ट यू ऑल वहां पर लिखना, हो सके तो प्रीवियस पेज पे जहां पे पेनल्टीज का पार्ट है जगह है वहां पे लिखो। एक और पेनल्टी है सेक्शन 15HAA का, वो वहां पर आपको लिखना है, पेनल्टी फॉर अल्टरेशन। तो ये 6th एरो का पेनल्टी होगा, अल्टरेशन कॉमा डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ records and failure to protect। दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टी इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं, प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। ऑफ सीबी। पहले इस पेनल्टी का हेडिंग फिर से पढ़ते, पेनल्टी फॉर अल्टरेशन डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ऑफ सीबी। मतलब सीबी के पास जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फेल हो गए, या सीबी के जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का रिकॉर्ड्स था उसको आपने अल्टर किया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो ऐसे केस में आपके ऊपर जो पेनल्टी लगता है वो मिनिमम 1 लाख है और मैक्सिमम 10 करोड़ और 3 times of profits made whichever is higher। प्लीज कीप इन माइंड, ये मैंने जानबूझकर इसलिए लिख कर दिया, ये मैं एक्सपेक्ट करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के। पेनल्टी फॉर अल्टरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पेनल्टी टू फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ऑफ सीबी, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़ और 3 टाइम्स। ये ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं, मतलब एक तो 10 करोड़ मिनिमम 1 लाख तो होगा, या फिर 10 करोड़ होगा, या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड विच होगा। अगर प्रॉफिट 5 करोड़ किया है तो 5 करोड़ का 3 टाइम्स कितना होगा, 15 करोड़। वहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट 15 करोड़ होगा। अगर प्रॉफिट आपको 1 करोड़ हुआ है उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 करोड़। बट उस केस में 3 करोड़ ना होते हुए मैक्सिमम 10 करोड़ हो सकता है, ये आपको समझना है। क्लियर है? तो दोस्तों बाकी के जो पॉइंट्स है आप देख सकते हो, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजस्टिंग क्वांटम पेनल्टी, ये पार्ट क्लियर है। मुझे आपसे जो डिस्कस करना है इसमें इंपॉर्टेंट ये है, यस, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में आओ पेज नंबर 19 पर, वहां पर जो मुझे डिस्कस करना है, ये बाकी पॉइंट्स आप देख सकते हो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया वहां पर। ये जो स्पेशल पॉइंट दिया दोस्तों इसको भूलो मत, ये स्पेशल पॉइंट पढ़ना आपको। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्डर है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर या सेबी का ऑर्डर है, उसको भी हम सैट में अपील में जा सकते हैं विद इन 45 डेज। सैट को उसमें 6 मंथ्स में अपील डिस्पोज ऑफ करना, ये भूलना नहीं है, ये बात भूलना नहीं है। अगर कोई पर्सन का डेथ होता है तो भी उसके खिलाफ की प्रोसीडिंग्स डिसगॉर्जमेंट के प्रोसीडिंग्स डिसकंटिन्यू नहीं होंगे, उसके लीगल एस के खिलाफ रन होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ estate received from the deceased person, legal heirs are liable। तो लीगल एस के खिलाफ वो कंटिन्यू होंगे, ये आपको भूलना नहीं है। बाकी तो I'll say you can read and understand, then I'll say next part बढ़ते आगे। yes, ये लेटेस्ट पार्ट है जो आपके मॉडल में ऐड किया हुआ है।
आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसको भी PFQ मार्क करो, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इंपोजिंग पेनल्टीज अंडर SCRA, ये मॉड्यूल में लेटेस्ट मॉड्यूल में अपडेटेड पार्ट्स है। तो इस प्रोसीजर को मैंने 8 पॉइंट्स में सिंप्लीफाई करके दिया वहां पर। ये 8 पॉइंट का प्रोसीजर मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत इंक्वायरी कैसे होगा और पेनल्टी कैसे होगा। जैसे हमने अभी कंपनी एक्ट के अंदर देखा था एडजुडिकेशन के इंक्वायरी एंड पेनल्टीज, वैसे यहाँ पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का इंक्वायरी एंड पेनल्टीज ये न्यूली एडेड पार्ट है, मॉड्यूल का अंदर चार्ट पैटर्न में दिया, तो ये मैंने यहाँ पर दिया, ये आपको पढ़ना है। कॉफी पोसा के अंदर मैं आपको कहूंगा, आपको जो सेक्शंस में दे रहा हूं वही पढ़ो, उसके बाद कुछ मत पढ़ो। कॉफी पोसा में ऑब्जेक्टिव दैट भूलना नहीं है, इसको रट लेना है। कोई भी क्वेश्चन आए कॉफी पोसा पर, ये ऑब्जेक्टिव पहले लिखना है। टेक्निक में बता रहा हूँ, उस ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको जो सेक्शन में बता रहा हूँ उतना ही करो। सेक्शन 3 करो, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड का जो नेक्स्ट पेज पर सेक्शन 8 है वो करो। सेक्शन 8 के बाद आप सेक्शन 10 एंड 12 करो। बस ये 4 ही सेक्शंस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी सारे सेक्शंस आप जस्ट ओरियो कर सकते हो। ये 4 सेक्शंस पर ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बता रहा हूँ कॉफी पोसा के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, कॉफी पोसा के पार्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है फीमा के अंदर जो भी कॉन्ट्रवेंशंस है वो सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 14 के कॉन्ट्रवेंशंस है। और फीमा में जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 16, 17, 18, 19 और 35 यहाँ पर दिया है। मैं आपको इन ब्रीफ बताता हूँ। फीमा के अंदर अगर कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन ने फीमा का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो उस ऑथोराइज्ड पर्सन पर 10,000 तक का पेनल्टी है एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए 2,000 पर डे का पेनल्टी है। ऑथोराइज्ड पर्सन को छोड़कर किसी और पर्सन ने, आपने, मैंने, कोई और पर्सन ने फीमा के किसी एक्ट का, रूल का, रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन किया तो उस केस में अगर वो क्वांटिफाइबल ऑफेंस है तो उसको 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व पेनल्टी है। नॉन क्वांटिफाइबल है तो उसको 2 लाख तक का पेनल्टी है और एडिशनल पेनल्टी 5,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है। अगर वो क्वांटिफाइबल ऑफेंस है तो ही वो कंपाउंडेबल है। अगर नॉन क्वांटिफाइबल ऑफेंस है तो फीमा में वो कंपाउंडेबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, क्वांटिफाइबल मतलब जिस कॉन्ट्रवेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते फीमा के तहत, जिसको कितना कॉन्ट्रवेंशन किया है कैलकुलेट नहीं कर सकते तो नॉन क्वांटिफाइबल ऑफेंस होगा और उसके लिए 2 लाख तक का पेनल्टी है एंड एडिशनल पेनल्टी 5,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। समझना मेरी बात को। जो भी फीमा के तहत कॉन्ट्रवेंशन के पेनल्टीज है वो 90 डेज में देना है। नहीं दिया 90 डेज में तो 90 डेज के बाद 1 करोड़ तक का अगर फाइन का अमाउंट है तो 6 महीने तक की जेल है। 1 करोड़ के ऊपर का फाइन का अमाउंट है तो 3 साल तक की जेल है। फीमा के अंदर जो भी पर्सन है जिसका कॉन्ट्रवेंशन होता है उसके खिलाफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपना फैसला विद इन 1 ईयर पास करना है और अगर 1 ईयर में पास नहीं कर सकता है तो उसे जस्टिफाइबल रीजन देना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी फैसला है उसको लेकर आप अपील कर सकते हो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में, या फिर आप सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले को स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में अपील करोगे तो 45 डेज के अंदर अपील करना है, एक्सटेंशन 45 डेज का मिलेगा। अगर इमरजेंसी केसेस है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले को सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील में जा सकते हैं विद इन 45 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। एक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के या स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऑर्डर के विद इन 45 डेज हम अपील में जा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल को 180 डेज में उसे डिस्पोज करना है। ध्यान रखना, अपीलेट ट्रिब्यूनल को उसके लिए टाइम बाइंडिंग ऑब्लिगेशन 180 डेज में ऑर्डर पास करना है, जो टाइम लिमिट स्पेशल अपील्स के लिए नहीं है। इसलिए इमरजेंसी केसेस सीधा एए के पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल में आते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आप खुश नहीं हो तो यू कैन गो इन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। फर्दर 60 डेज का आपको टाइम लिमिट मिल सकता है अगर जस्टिफाइबल कॉज है। तो अंडर हायरार्की अंडर फीमा इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल एक्ट अपील्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट। दैट इज द हायरार्की अंडर फीमा। सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है फीमा में, ये आप सबको पता है। कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन जो भी होगा कंपाउंडिंग के लिए फीमा में अप्लाई करोगे तो आरबीआई एंड ईडी दोनों की कंपाउंडिंग अथॉरिटी सेल है जिनको 180 डेज में वो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है फीमा के अंदर। और फिर फीमा का वो सेक्शन 37 आप पढ़ सकते हो। अगर कोई आपके पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है जिसके बारे में आपने बताया नहीं है, कॉन्ट्रवेंशन किया सेक्शन 4 का आपने, उस असेट का सीजर होगा, वो बात सेक्शन 37 में दी है, यू कैन रीड। फिर लास्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आप सबको पता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एज अ डेफिनेशन। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जब भी वो सेक्शन 8 की बात आती है जनरली एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, ये बोलना नहीं है, जब भी किसी पर्सन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसका कंप्लेंट मिल गया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे नोटिस मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग किया ऐसा कंप्लेंट आया तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। 30 डेज के अंदर उसे रिप्लाई करना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगा
उसका रिप्लाई आने के बाद और उसको अपॉजिटिव बीइंग हट देने के बाद यस उस पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कॉन्टमिनेशन किया है, प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो उस प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, और वो डायरेक्टर जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईयू के वो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंगे, उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट ने उसको दोषी गिल्ट करार दे दिया तो जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी अब उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इल्जाम लगने पर तुरंत कॉन्फिस्केशन नहीं होगा, पहले प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, और जब ट्रायल में आप गिल्टी प्रूव किए गए तब उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। बट अगर उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगा कि जिस डायरेक्टर ने उस पर्सन को अरेस्ट प्रॉपर्टी को सीज किया है, प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या स्पेशल कोर्ट उस प्रॉपर्टी को तुरंत रिलीज करने के लिए बोल देगा। ये उन्होंने कहा है जो भी ट्रायल है अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगर वेयर ट्रायल एंड इज कैनॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ द अक्यूज, अगर उस अक्यूज का डेथ हो गया है तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी को एक तो कॉन्फिस्केट किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। ये अक्यूज अगर इंडिया के बाहर भाग गया है, मतलब जैसे कि विजय मल्ल्या, दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लायबल है, इंडिया के बाहर भाग गए, नीरव मोदी, तो उनके प्रॉपर्टी को एक तो कॉन्फिस्केट किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। मतलब अगर उनका डेथ होता है या वो इंडिया के बाहर भाग जाते हैं तो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। जो भी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। दैट इज द पार्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक लास्ट पार्ट जो आपको भूलना नहीं है, जो मुझे लगता है ये न्यूली एडेड है और आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर के लास्ट में इधर दिया है, ये पूरे सिंपल टर्म्स में दिया है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इंक्लूडेड एज शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। भूलना नहीं है, कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी फ्रॉड के केसेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं ऐसा न्यूली एडेड शेड्यूल्ड ऑफेंस में। सेक्शन 4 इसको लेकर सवाल आ सकता है, सेक्शन 447 द कंपनी एक्ट बीइंग इंक्लूडेड एज शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉर एक्शन बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब फ्रॉड के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक्शन ले सकता है, ये भूलना नहीं है। और ये जो पार्ट है लास्ट, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इंक्लूडेड शेड्यूल्ड ऑफेंस के नीचे यहां पर जस्ट ऐड करना, ये है नीचे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया 2018 में, लेटेस्ट अमेंडमेंट आया, उसके अंदर भी हम कहते हैं वहां पर लिखो कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी है फॉर एक्ट्स ऑफ ब्राइबरी, मतलब अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर ने ऑफिसर ने रिश्वत देने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत केस चल सकता है। Corporates may claim a defense if it can be proven that adequate processes were in place to prevent persons associated with it। मतलब कंपनी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत भी केस चल सकता है अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर ने रिश्वत देने की कोशिश की है। हाँ, बट अगर कंपनी अपने आप को बचाए, इट प्रूव करके कि adequate process were taken in place to prevent persons associated with it from undertaking anything which may be an offense under prevention of corruption act, कंपनी ने पूरी कोशिश की थी, गाइडलाइंस दिए थे, उसके बाद भी कॉन्टेमिनेशन हुआ तो कंपनी को लायबल नहीं किया जाएगा, उस पर्सन को लायबल किया जाएगा। कंपनी को इसे प्रूव करना पड़ेगा कंपनी ने प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे करप्शन से दूर रहने के लिए। अगर कंपनी ये डिफेंस नहीं साबित कर पाती है तो कंपनी के खिलाफ भी कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी का केस चलेगा। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 है जो एडिशनल है, तो भूलना नहीं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कैन बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड bribery can be included in prevention of corruption act 2018। with that note I have tried to complete each and every part of this chapter number 6 जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था दोस्तों, जो जनरली मैंने कहा 12 से 15 घंटे में हम पढ़ते हैं, जो पिछले 2 घंटे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 2 आवर्स, 2-4 मिनट और बाकी। दोस्तों मैं अगेन कहूंगा चैप्टर नंबर 6 के जो प्रोविजंस मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़ो समझो। अगला जो सीरीज होगा दोस्तों वो सिर्फ चैप्टर नंबर 7 का होगा, बिकॉज अगेन चैप्टर नंबर 7 इज अ वेरी वास्ट सेक्शन, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और फिर मैं कोशिश करूंगा सीएरा के अमेंडमेंट्स और आपको यस जैसे प्रॉमिस किया है सीएरा के जो लेटेस्ट मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उनका आपको सीरीज प्रोवाइड करूं, जो जिसमें रिवीजन लेक्चर्स आपको मिले सीएरा के, ठीक है। विद दैट नोट थैंक यू, बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज, सलाम, नमस्ते। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। वेटिंग फॉर अवेलेबल कमेंट्स दोस्तों, आपके कमेंट्स जरूर देना आपकी यस यूट्यूब लिंक पर। बाय बाय, सी यू। और ये यूट्यूब लिंक पर अवेलेबल है इंस्पायर के, डोंट वरी एट ऑल, बाय बाय।